मैं तो ये सब कुछ मेंशन नहीं, देखिए आप बार-बार ऐसा हर ट्राइमेस्टर में जो है बात करोगे ना, तो फिर तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा केस। मतलब आप बताओगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग स्टार्ट था, फिर आप मुझसे कहोगे सेकंड ट्राइमेस्टर में भी था, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं था, तो फिर आप ऐसे ही बोल दोगे किसी भी ट्राइमेस्टर में नहीं था। ठीक है? अच्छा, मैंने अब सबको म्यूट कर दिया। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है ना तो अनम्यूट करें और या फिर चैट बॉक्स यूज करें। ठीक है? और अगर सबको मसला होता है ना वॉइस में, तो चैट बॉक्स यूज करें। 2-3 क्यूरीज आएंगी तो डेफिनेटली मसला जो है मेरी साइड से है, फिर मैं इसको ठीक करती हूँ। ठीक है? लिखो चैट बॉक्स में ओके ओके। सबको म्यूट कर दो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें क्लास। अच्छा, आज का जो टास्क है ना वो ऑब्वियसली बहुत सारे मैंने केसेस देखे हुए हैं। आपने कहा था ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन जो थीम है ना आज के सेशन की वो है फीटल मेडिसिन। तो फीटल मेडिसिन में आईयूडी आ जाएगा, एनोमलस फीटस आ जाएगा, आईयूजीआर आ जाएगा, मूवमेंट्स कम होना आ जाएगा, लीकिंग आ जाएगा। ठीक है? पेशेंट बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, कोरियो आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इन पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये ऑप्शन है, या एक केस को आइडियल वे में कर लेंगे और बाकी केसेस को जो है अगेन आई विल असाइन एज होमवर्क। तो वो फिर आप लोगों के जितनी भी मेजोरिटी के जो जिस साइड पे होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है? बस मेरी ख्वाहिश ये है कि विद इन 2 वीक आपको एबीसी आ जाए हिस्ट्री की, ताकि हम प्रॉपर अपनी क्लासेस स्टार्ट करें अपना स्टेज। ठीक है? क्योंकि होता ये है कि अगर आपको हिस्ट्री की अप्रोच अच्छी नहीं होती तो अगले 2 महीने इसी चीज़ में लग जाते हैं, अगर आपने इसको डेडिकेटेड टाइम नहीं दिया। दैट्स व्हाई मैंने अभी शुरू के 2 हफ्ते डेडिकेटेड हिस्ट्री को ही दे दिए हैं, ताकि आगे हम मैनेजमेंट और लेडीज से बात कर सकें। ठीक है? तो पिछले सेशन में बेसिकली हम डायबिटीज़ एनीमिया पे ही रहे थे और आज के सेशन में हम बच्चे पे रहेंगे। तो ये 2 एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे और जो नहीं भी हुए वो कमिंग सेशंस में होते रहेंगे। ठीक है? चलें, तो फिटल एनोमली से अब क्या आपको फोबिया है? ये डिफिकल्ट टॉपिक मसला हो जाता है जब एनोमलस फिटस आ जाए एग्जाम में, तो हम एग्जामिनर इसको एक डिफिकल्ट केस लेते हैं। तो क्या आप लोगों की सोच विचार है इस केस पे? स्क्रीन सबको नजर आ रही है, मेरा आपको क्यों नहीं आ रही? नहीं मैम, मुझे नहीं दिख रही। किस किस को दिख रही है? मैम मुझे भी नहीं दिख रही। मैम दिख रही है मुझे। स्क्रीन नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब आप मोबाइल से सेशन अटेंड करते हो ना तो फिर मसला ये होता है कि आगे पीछे हो जाते हो। फिर आप स्लाइड करोगे ना स्क्रीन को तो फिर स्क्रीन नजर आ जाती है, वरना आपको कैंडिडेट्स के नाम ही नजर आ रहे हैं। चलें, एनामलस बच्चा है। ठीक है, मैं पेशेंट दिस वन। ठीक है, एनामलस बच्चा है और पेशेंट मैं हूँ। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे एज ए पेशेंट बन के, फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो कौन लीड करेगा? अस्मा, हुमैरा, इकरा, लुबना, मावा, तानिया, यास्मीन, कौन लीड करेगा? कोई भी, मतलब पढ़ाना मकसद है। आज आपको कोई वो नहीं है टेस्ट के मैम ये हिस्ट्री लेनी है? हाँ, हिस्ट्री लेनी है मेरा, मतलब स्टार्ट करते हैं कि कैसे लेनी चाहिए। ऑब्वियसली गलती आएंगी, आई डू एग्री, बट गलती आएंगी तो आगे समझेंगे जी ना जी कैसे ठीक है। आर यू रेडी हो मेरा? जी मैम। ओके, तो मेरा मैं पेशेंट और जी मैम, एलू हिस्ट्री। हाँ मैम सबको म्यूट कर दें प्लीज। सबको म्यूट कर दीजिए।
आप अब खुद को अनम्यूट कर लो मेरा। चलो जी मैम, मैं हिस्ट्री लूँ मैम? हाँ जी, पहले आप बायोडाटा से स्टार्ट करें। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा है। मैं आपकी कुछ सवालात पूछ सकती हूँ आपकी जिस मकसद से आप यहाँ पर दाखिल हुए हैं जी जी अस्पताल में? जी जी, जी। आपका नाम क्या है? नाइमा। नाइमा। नाइमा, आपके जो हस्बैंड का नाम क्या है? अली। अलीम। उम्र क्या है आपकी नाइमा? 21 साल। 21 साल। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हो नाइमा? हाँ जी, मैट्रिक किया। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, नाइमा, आपके जो शौहर हैं उनकी उम्र भी आपकी जितनी है या वो आपसे बड़े हैं? 5 साल पढ़े हैं मुझसे। अच्छा, वो आपसे 5 साल बड़े हैं। और आपके जो शौहर हैं वो क्या काम करते हैं? मैकेनिक। मैकेनिक हैं। आप कहीं काम वगैरह करती हैं या घर पे रहती हैं? जी मैं हाउस वाइफ। अच्छा, हाउसवाइफ हैं आप। अच्छा नाइमा, आप कहाँ से आई हैं? लाहौर। लाहौर से। अच्छा, आपका घर लाहौर में है। और नाइमा, मुझे बताएं कि आप किस सिलसिले में यहाँ पर दाखिल हुई हैं? जी मेरा अभी 5वां महीना ही था, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड मैंने कराया है तो अरे बच्चा बच्चा सही बना नहीं हुआ, जाया करना पड़ेगा। अच्छा, पानी ज्यादा है बच्चे उन्होंने का। आपको जी जी, काफी सारे मसले बताए हैं बच्चे। अच्छा, उन्होंने बताया कि बच्चा सही नहीं बना है। जी जी। और पानी वगैरह भी आपका ज़्यादा है या कम है? बच्चे का पानी भी ज्यादा बताया है और बनावट में भी मसला बताया है। अच्छा, पानी भी ज़्यादा बताया है। और इससे पहले कितने बच्चे हैं नाइमा आपको? दूसरा हमारा। ये आपका दूसरा हमल है। जी जी। और पहला बच्चा आपका कितने साल का है? वो 3 साल की। 3 साल का। वो आपका मतलब अपने रास्ते हुआ था या ऑपरेशन हुआ था? चैट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है आपको? अच्छा हेलो? मैं लिखती रहूं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ओके जी। मुझे पिछला पिछला बच्चा मेरा ठीक है, बिल्कुल से थोड़ा सेहतमंद था और बच्चे का उस वक्त जी, पानी ज्यादा था, लेकिन कोई खास मसला नहीं हुआ। ऑपरेशन से हुआ था वो और अब ठीक है बड़ा माशाल्लाह। ऑपरेशन हुआ था आपका? हाँ जी जी जी, वो कह रहे थे बच्चे का वजन थोड़ा ज्यादा है और वो ना उसमें आ नहीं रहा था, नीचे ऊपर ही था बच्चा। तो उन्होंने कहा कि दर्दें लेंगी, फिर दर्दों में क्या ऑपरेशन करना, मैंने फिर पहले अच्छा, ही करा दिया। जी, उस बच्चे का पानी भी ज़्यादा था हाँ जी, थोड़ा सा ज्यादा बता रही और सेहतमंद भी था? हूँ। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से ऑपरेशन हुआ था आपका? हाँ जी, लेकिन पैदा हो गया तो ठीक था। शुरू में तो मोटा था, बाद में फिर वजन भी कम हो गया, यरकान भी हो गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, उसको ज़ुकाम हो गया था। हाँ फिर जी। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अब तो ठीक है। अच्छा। अच्छा, उस वक़्त जब आपकी पहला बच्चा हुआ था तो आपके कुछ टेस्ट वग़ैरह हुए थे? कौन से टेस्ट? मतलब खून के कोई टेस्ट हुए थे? कुछ आपको बताया था कि आपके खून में कोई मसला है या इस तरह से? नहीं जी, खून के टेस्ट तो हुए थे, मसले का नहीं मुझे। कोई ऐसे आपको बताया था, कोई शुगर वग़ैरह का कोई मसला तो नहीं था? हाँ जी, शुगर के मेरे टेस्ट हुए थे, वो कह रहे थे ऊपर नीचे आ रही है शुगर, तो ये अच्छा, मुझे शुगर बताया। आपकी बढ़ती है? नहीं, हमल में बढ़ी थी, फिर तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। बाद में 3 साल में बिल्कुल ठीक रही, फिर अब कह रहे हैं अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। ये बच्चा आपको कितने साल के बाद हुआ है? अभी अभी आपको पता है आप आखिरी महीना कब आया हाँ था जी। आपको? हाँ जी, लेट्स सपोज जी, 20 जी। वीक है बाय एल, ठीक है। हुँ, अच्छा। और इस बच्चे में भी आपने पहली बार कब दिखाया था? पहली बार यही कोई 2-3 हफ्ते पहले दिखाया था उन्होंने।
पेट चेक किया तो कहते थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अल्ट्रासाउंड अच्छा, कराया। अभी अभी दिखाया आपने पहली बार? हाँ जी, वो कोरोना चल रहा था तो मैं शुरू में आ नहीं सकी, पहली दफा ही आई थी अच्छा 4 महीने। अच्छा, ये बच्चा आपको खुद ही हो गया था या बीच में वक्फा किया था आपने? बस 2 साल दूध पिलाया था, फिर 1 साल कोई वक्फा तो नहीं करना चाह रहे थे, कोई चाह अच्छा रहे थे बच्चा हो जाए, तो फिर 1 साल में हो गया। अच्छा, सही। ये बच्चा खुद ही हो गया। अब तो फिर आपको जब लगा कि बच्चा ज़्यादा मतलब लग रहा, उस वक़्त आप आए थे दिखाने, तो आपका कोई अल्ट्रासाउंड वग़ैरह हुआ था? हाँ जी, उन्होंने टाइम दिया कुछ था, उन्होंने कहा था ये इस टाइम पे आके अल्ट्रासाउंड करा लें, बहुत रश था तो वो फिर अपॉइंटमेंट दे रहे थे। मैं गई हूँ तो फिर अच्छा, कह रहे थे कि नहीं। अच्छा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था आपका उस वक़्त? हाँ जी, जब मैं चौथे महीने पे आई थी तब नहीं किया था, उन्होंने टाइम दिया था कि आके अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा, फिर मैं डेट पे गई थी, फिर रश था, फिर अगले दिन गई, फिर हो गया, तो अच्छा, फिर कहते सही उस है वक़्त क्या तो आपके खून के कोई टेस्ट वग़ैरह हुए थे जब आप पहली बार दिखाने गई थी? हाँ, उन्होंने टेस्ट वगैरह सारे लिखे थे मैंने, वो मैंने उस वक्त तो नहीं कराए, बट अब 2 दिन से मैं दाखिल हूँ, अब मेरे काफी टेस्ट हो रहे हैं, शुगर भी पिला के देख रहे हैं। अच्छा, शुगर का भी टेस्ट हुआ है। आपको कोई ऐसे जो है ना हार्मोन कोई टेस्ट हुआ है जिसमें आपको ग्लूकोज़ पिला पिला के आपका टेस्ट किया गया हो? हाँ जी, वो मेरा हुआ। अच्छा, तो उसमें आपको कुछ पता है, आपको क्या उसमें बताया डॉक्टर ने आपको कि आपको शुगर वगैरह का कोई मसला है अभी भी? जी, वो कह रहे हैं ऊपर आ रही है। अच्छा, ऊपर आ रही है, सही। अच्छा इसके अलावा कोई और तकलीफ़ तो नहीं है आपको, मतलब साँस में तकलीफ़ या इस तरह से कोई और मसला? नहीं, सांस में तो कोई मसला साँस में कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसे जैसे दिल की धड़कन ज़्यादा लगती हो आपको, हाथ पे ज़्यादा सर्दी लगती हो या इस तरह से ज़्यादा गर्मी लगती हो गर्मी में? नहीं जी, गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएँ, आपका जो वज़न वग़ैरह है वो पहले से बड़ा है या कम हुआ है? है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है हमल में, बच्चे का भी ज़ाहिर बात है वज़न अच्छा, है, बाकी अच्छा। अच्छा नाइमा, मुझे आप ये बताओ कि इससे पहले आपने जब डॉक्टर को दिखाया था, जब आपको उन्होंने बोला था कि आपका टेस्ट वग़ैरह होंगे, उस वक़्त आपके खून के टेस्ट वग़ैरह वो हुए थे, तो उसमें खून की कमी वग़ैरह तो नहीं बताई थी? नहीं, मैं आपको बोला है मैं गई थी अ, हुँ। चौथे महीने पे, उन्होंने टेस्ट लिखे थे, मैंने नहीं कराए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी लिखा था, मैं करवाने गई थी, उन्होंने टाइम दे दिया और फिर उन्होंने कहा कि 18 हफ्ते पे आइएगा, बेटा अभी एक ही दफ़ा करेंगे। जब मैंने किया है तो फिर उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जाके चेक कराओ, डॉक्टर मैंने चेक कराई है तो बताया कि ज़ाया करना पड़ेगा, दाखिल कर लिया। फिर शुगर के टेस्ट हुए, शुगर भी मेरी आती है, बाकी सारे टेस्ट हुए हैं, पेशाब का भी हुआ है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं बताई। अच्छा, पेशाब का भी टेस्ट हुआ है आपका? हाँ, कोरोना तो का भी अभी टेस्ट, आपको ये कहा है कि ये जी, जी। कोरोना का भी टेस्ट। अच्छा, कोरोना का भी टेस्ट हुआ? हाँ वो जी, सही आया है आपका? हाँ बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर इसलिए दाखिल किया कि आपकी बच्ची का ये उन्होंने बोला कि ये ज़ाया कराना पड़ेगा? हाँ जी, अभी बस मैंने हामिद को बुलाया है, वो अच्छा, अच्छा नाश्ता मुझे कर। बताओ, जब आपका अच्छा जब आपकी ये हमल हुआ था तो आपने शुरू से कोई पीली गोलियाँ वग़ैरह लेती थी आप? नहीं, मैंने नहीं खाई, क्यों मैं झूठ बोलूँ बाजी, मैं तो आई जो थी महीने पे, घर में टेस्ट कर लिया था, तो बस अच्छा, आपने घर ही गई थी। अच्छा, घर में टेस्ट किया था आपने हाँ जी, और गोलियाँ नहीं ली आपने? कोई बोली नहीं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपने जो है ना टीका वग़ैरह लगवाया था स्टार्ट में? कौन सा टीका? हेलो? हाँ जी, कौन सा टीका?
ये जो हमल होता है तो उसके बचाव का टीका लगता है ना? नहीं, हम तो चाह रहे थे भाई हमारा हमल होता है तो। अच्छा, अच्छा। अच्छा, सही। अम, अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताओ कि अम, मैं भूल गई मुझे क्या पूछना है। कोई बात नहीं। स्टेप 1 क्या था हमारा? हाँ, चीफ चीफ बायोडेटा कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट। कंप्लेंट को ही लेके चलना था। हाँ, 1 मिनट कोई बात नहीं। टाइम भी तो आपका ज़्यादा हो गया, अभी तक आपने HOPI कंप्लीट नहीं हुई, बाकी एस्पेक्ट्स तो दूर की बात है। बट दिस इज हाउ यू विल डू इन एग्जाम, जब आपका होमवर्क या आपकी तैयारी पहले से अच्छी नहीं होगी, ठीक है? आज अभी ये वक्त है कि हम तैयारी अच्छी करें ताकि एग्जाम में हमारे साथ ऐसा ना हो। तो स्टेप 1 ये था कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन है एनॉमलस फीटस। उसको खुद जी, कोई कंप्लेन नहीं थी, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उसको पता चल गया, अब वो टर्मिनेशन के लिए एडमिट हुई है। यही है ना? जी, जी। बस आपने भी ऐसे ही बोलना है। लेकिन मसला ये है कि वाई एनॉमलस। स्टेप 1 में तो हमने सारी डिटेल्स को रूल आउट करना है ना। हाँ, कौन कौन वो सी डिटेल्स है, शुरू हो जाओ। दैट कैटू जो हम्म, वो तो IUGR की है स्पेसिफिकली। वो लेकिन आयुष्य आपके आता है। जहन में क्या आता है? कोई बच्चा अब नॉर्मल है? देखो सबसे पहले एनएनकेफलिक। तो वो पहले तो मैम उसकी एज टॉर्च आ जाती प्रोफाइल है का और पूछेंगे, कज़न मैरिज डायबिटीज उसमें का पूछेंगे, पूछेंगे। उसका एक कज़न एक मैरिज मिनट का एक पूछना। मिनट एक मिनट। नॉर्मली का सबसे पहला रूल ये है कि पेशेंट कहीं ना मुझे हाइड्रोकेफला चाप कहीं नहीं है, जनरलाइज्ड एनॉमली के तौर पे ट्रीट करें, ठीक है? वैसे लेके चलोगे तो दिमाग ओपन नेगेटिव ब्लड रहेगा। ग्रुप मैम, मदर फीवर नेगेटिव, वगैरह RH पूछेंगे अर्ली नेगेटिव। अर्ली। हाँ, ब्लड ठीक ग्रुप है, का मैंने नहीं ब्लड पूछा। ग्रुप मैम नेगेटिव, अगर ये अब नेगेटिव आपका दिमाग मदर खुल रहा है। ब्लड नेगेटिव ग्रुप बेबी। पूछना था, टॉर्च पूछना था, ठीक है? जी, जी। कजन ब्लड मैरिज। कोई कोई तकलीफ स्टार्टिंग में ठीक है, पूछनी थी। अगर कजन मैरिज है तो एनॉमलीज इन फैमिली। कजन मैरिज में एनॉमलीज होती है ना। हाँ, प्रीवियस और कोई एनामलेस बेबी की अब ये देखो प्रीवियस इश्यूज निकल आए हैं, प्रीवियस मैक्रो है और पोली है, ठीक है? हिस्ट्री है मतलब ठीक। अभी ऐसा नहीं पॉलीहाइड्रोमियोस लगता का। हमें, हिस्ट्री ऐसा भी नहीं थी लगता कि पॉलीहाइड्रोमानस की, और कोई जीडीएम की पेशेंट भी वो थी प्रीवियस प्रेगनेंसी में। हाँ जी, लिसन इसको प्री बच्चों ये कंसेप्शन एक मिनट। मशवरा करना चाहिए जब था कि देखो जब उसने कह दिया पहला बच्चा मोटा था और पानी ज्यादा था, तो इसका मतलब है कोई काज है जो रिकरेंट हो सकती है। तो अब हम डायबिटीज हमारा डीडी कुछ नैरो में। डाउन नहीं हो गया कि हमने रिकरेंट काजेस पूछनी है जो एनॉमलीज करा रही है, ठीक है? क्योंकि एनॉमलीज की तो नॉन रिकरेंट रिकरेंट काजेस दोनों आएंगी। लेकिन जब हमें पता चल गया, क्लू मिल गया कि पहला बच्चा जो था उसमें मसला था, पीलिया हो गया या कान हो गया, डायबिटीज वालों को ही होता है ना, तो मींस ये भी कोई डायबिटीज। ना, अच्छा हाँ ना। रिकरेंट मैडम काज, APLS नहीं आएगा उसमें। डायबिटीज आ गया, ऑब्वियसली APLS, ठीक है? तो मेडिकल डिसऑर्डर पे आ जाओ, डायबिटीज पे आ जाओ, APLS पे आ जाओ, और लापे। फॉलिक एसिड इसने यूज नहीं किया। B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ड्रग्स में आ जाएं फोलिक एसिड, ठीक है? और नहीं लिया। पिछले केस में हमने एक और काम किया था। टॉर्च। हाँ जी, एपिलेप्सी। ड्रग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ये तो 20 वीक्स पे ही मैम ये एडमिट हो गई है ना, तो इसका सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही जो है वो फर्स्ट का भी उसके डेटिंग स्कैन भी नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब ये केस तो बहुत ही इजी है, इसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर पे जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? प्रायर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कोई नहीं की, फोलिक एसिड कोई नहीं लिया, सुपरवाइज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, ठीक है? और नॉन कंप्लाइंट है, अनबुक पेशेंट है, ये क्या मसला है? बुक नॉन कंप्लाइंट। ठीक है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम बातें पूछ सकते हैं वो क्या है रेलेवेंट टू दिस टॉपिक?
वॉमिटिंग तो नहीं हो रही होती थी, ना बस ना सांस तो नहीं फूलता था। ना इरा ना कहीं लम्बा अंदे ना मत बच्चे खादा की बस हरकत भी अनम्यूट कर दें सबको। बच्चे की हरकत का पूछेंगे, डिस्चार्ज, कोई ब्लीडिंग, पानी तो नहीं आया। 20 वीक्स पर कैसे हरकत का पूछेंगे? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी है ना। तो फर्स्ट टाइमेस्टर में तो वही अच्छा ठीक है, नॉजिया, आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ। T0 से मुराद होता है प्रायर टू कंसेप्शन, ठीक है। तो प्रायर टू कंसेप्शन रिस्पेक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं? फोलिक एसिड नहीं लिया, फॉलिक एसिड नहीं ले रही थी, अनप्लैंड है, शुगर कंट्रोल नहीं की, शुगर का टेस्ट नहीं करवाया। कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए थे? डायबिटीज वालों को हमेशा फर्स्ट पहले प्रेगनेंसी प्री में जब काउंसलिंग करनी GDM चाहिए। था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब GDM था तो उसने सेकंड, तो उसके बाद उसने शुगर का कुछ वर्कअप नहीं कराया मेडिकल। मैम ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव मतलब उसके पॉजिटिव एंटीडी लिया लास्ट प्रेगनेंसी में या नहीं? क्या गुड इनफ। देखिए अब हम आराम से अपने मुद्दा पे आ रहे हैं। माँ भूल जाइए, हर चीज भूल जाओ, स्टेप 1 पे आ जाओ। स्टेप 1 ये था कि जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ना, उस पे हमने उसकी डेटीज रूल आउट करनी है। और डेटीज रूल आउट करने के बाद जो लॉजिकल डेटीज हैं, लॉजिकल डेटीज यही बनती हैं क्वेश्चन में जो आपने बता दी हैं। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये है कि जो हम नैरो डाउन कर लिया है डीडी हमने, जो कि लगता ही है कि डायबिटीज है, इस केस में रिस्क फैक्टर्स ढूंढने हैं। यही हो गया ना? तो इसमें कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज? स्टेप 2 यही था ना कि जो नैरो डाउन करके प्रोविजनल बन गया है, अब उसके रिस्क फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब इसमें जल्दी शुरू हो जाओ। प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबीज के रिस्क फैक्टर है। प्रीवियस अब जेडीएम, चलो उसको जेडीएम भी था ना, उसका रिकरेंस रिस्क कितना है? प्रीवियस जीडीएम थी 86% तो है। अच्छा ये प्रीवियस जेडीएम था, ये भी तो क्यूरी है ना। जीडीएम या अगर वो डीएम था। कैरी, लेकिन अगर कैरी बच्चा मोटा था और पानी भी ज्यादा था उसका थोड़ा, तो हम तो इसको GDM ही समझेंगे ना। मैं उसने बोला था कि वो बच्चा भी मतलब सेहतमंद था, मैक्रोसोमिक बेबी था, उसका नॉर्मल हुआ नहीं तो उसका सीजर हुआ। और वो डिसेंड नहीं कर रहा था बेबी, और वो पहले अब मोटा था। मेरी बात सुनो। मैक्रोसोमिया, पॉलीहाइड्रोमियाज, अनएक्सप्लेन्ड डायबिटीज दोनों जेडीएम में भी होती हैं, क्रॉनिक डायबिटीज में। आपने वो क्वेश्चन पूछने हैं कि आप एक्सक्लूड कर सको कि ये जेडीएम नहीं है, ये क्रॉनिक डायबिटीज है। क्योंकि अगर ये क्रॉनिक डायबिटीज है तो तभी ये एनॉमलीज कराएगा, अदरवाइज तो नहीं कराएगा। जेडीएम तो जीडीएम नहीं एनॉमली ना कराएंगे। नो एनॉमली विल नॉट कॉज एनॉमलीज। क्रॉनिक डायबिटीज विल कॉज एनॉमलीज। वो क्वेश्चन पूछें जिससे आप एक्सक्लूड कर सकें कि ये हीमोग्लोबिन A1C फिर पूछेंगे। HbA1c का हम पूछ रहे हैं। मैम तो पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री में से पूछते हैं ना कि आपके खानदान में शुगर वगैरह का कोई मर्ज तो नहीं है, मतलब आपके घर वालों में से अम्मी को या किसी और को। ठीक है, गुड हो गया। और आप शुगर की मरीजा तो नहीं है? हम शुगर कंफर्मेशन कैसे किया था? मतलब लास्ट डिलीवरी के बाद टेस्ट करवाया था जिसमें पता चल गया वो शुगर है या नहीं है। तो अब हमें लगता है कि हमने प्रीवियस प्रेगनेंसी की बातें मिस की हैं। हमें पूछना चाहिए कि प्रीवियस प्रेगनेंसी प्लान थी, वो सुपरवाइज थी, उसमें डॉक्टर से चेकअप होते रहे थे, उसमें जो है उसको शुगर पिला के टेस्ट हुआ था। अगर टेस्ट हुआ था तो कोई गोली, टीका, इंसुलिन लगी नहीं लगी, ठीक है। और बाकी तो हमने पूछना ही है सब चीजें, लेकिन स्पेसिफिकली डायबिटीज रिलेटेड पूछें कि जब आपका बच्चा पैदा हो गया था तो 6 हफ्ते के बाद आपका शुगर का टेस्ट हुआ नहीं हुआ, या आपने कराया नहीं, ठीक है, या वो नॉर्मल आ गया, ठीक है। अगर वो नॉर्मल आ गया तो जान छूट गई, इट कैन बी नो। अब ये फोलिक एसिड की वजह से हम कहेंगे लेस लाइकली है कि डायबिटीज हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट का कोई टेस्ट नहीं हुआ बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज तो आप सिम्टम पूछ लें। आप पूछें कि 2 हमल के दौरान आपने बोला आपका टेस्ट नहीं हुआ, आप नहीं गई, पेशेंट का एटीट्यूड भी लग रहा है कि वो इतनी अच्छी पेशेंट नहीं है, ये बुक भी नहीं हुई, कंप्लायंस भी इसकी अच्छी नहीं है, तो आप पूछिए हमल से पहले तो पेशाब ज्यादा तो नहीं आता था, जल के तो नहीं आता था, बार बार तो नहीं आता था, भूख ज्यादा तो नहीं लगती थी,
मैम इसलिए मैंने वेट इन्फेक्शन का तो नहीं पूछा होते था थे। उसके कि आपका वजन कम हुआ है या बढ़ा है। डायरेक्ट पोलीयूरिया पूछो का ना, पूछो, आप फॉलो आराम से करना 3 पीस पूछो, डायबिटीज के 3 पीस, यूटीआई, स्किन इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज में फंगल एंड इन्फेक्शन, ही पूछे। पॉलीफेजिया, UTI हाँ और जब आप बोलोगे ना कि मेरी पेशेंट को पोलीयूरिया, पेजिया, डिप्सिया, यूटीआई, स्किन इन्फेक्शन या फंगल डिस्चार्ज नहीं है, तो आप बोलो सिमिलर कंप्लेंट्स शी नेवर have prior to conception, neither in first trimester, neither in second trimester। आप एक ही दफा बोल दो, ठीक है। तो इससे ये साबित हो गया कि एटलीस्ट इसको डायबिटीज थी भी, छुपी हुई थी, सिम्टोमेटिक नहीं थी, ठीक है, फ्रैंक नहीं थी, राइट। तो ये जी आपने मैडम। क्वेश्चन पूछने हैं पेशेंट से कि पिछले बच्चे की डिटेल्स, अगर पहले लेबर हो जाती है तो फिर शोल्डर डिस्टोशिया, पीपीएच, ट्रॉमेटिक डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है। फिर बच्चे में आरटीएस तो नहीं हुआ, पीलिया हो गया, या बच्चे में कोई ग्रॉस एनोमली तो नहीं थी, कमर में फोड़ा तो नहीं था, पानी ज्यादा तो नहीं था, या पानी कम तो नहीं था। यहाँ जी बच्चे की बातें पूछने के लिए ना एक निमोनिक है सिप्रो, ये मैं आपको लिख के भी दे दूंगी। सी से पूछ ले, जी जी कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है। अगर आईयूडी हो जाए स्पेसिफिकली उसका है, या सवेर आईयूडी आता, कार्ड अराउंड नेक, सी से कलर, साइनोस तो नहीं था, मतलब कार्डिक एनोमलीज में या हाइपोक्सिया में, ठीक है। और फिर सी से इमीडिएट कराए, अगेन हाइपोक्सिया में। तो ये 3 सी पूछ लिए। फिर आई से पूछे कोई इंटरवेंशन तो नहीं हुई इस बच्चे के दौरान, पैदाइश के दौरान, जैसे फोर्सेप लग जाना, ब्लड लग जाना, लॉन्ग लेबर हो जाना। फिर पी से पूछे प्लेसेंटा का, छोटा तो नहीं था जैसे आईयूजीआर में हो जाता है, या बड़ा तो नहीं था जैसे हाइड्रोप्स में हो जाता है। फिर दूसरे पी से पूछे कि बच्चों के डॉक्टर ने देखा था, चाहे फोर्थ भी हो गया था बच्चा, लेकिन उसको इसकी इवैल्यूएशन हुई थी, क्योंकि ग्रॉस एनोमलीज को देखना, काज ऑफ आईयूडी को देखना पेडियाट्रिशियन का काम था। एल से पूछे लाइकर, पानी ज्यादा था या कम था, ठीक है। फिर दोबारा एल से पूछे कि उसमें पानी जो था उसमें बच्चे ने बहाना तो नहीं किया हुआ था, मेकोनियम तो नहीं था, या उसमें अब्रप्शन के लिए तो ब्लड तो नहीं था, ठीक है। और फिर तीसरे एल से जी पूछे कि लुक कैसी थी, ग्रॉस एनोमली तो नहीं थी, ठीक है। और फिर डब्ल्यू से पूछे कि ओ से पूछे ओबीस तो नहीं था, और डब्ल्यू से पूछे कि वेट कम तो नहीं था। तो अगर आपने ये सारी बातें सिप्लो की पूछ ली ना, आप किसी हद तक काज पे पहुंच जाओगे कि व्हाई दैट वाज आईयूडी, ठीक है। जी चलें, तो अभी हम स्टेप 1 में थे। पेशेंट आई थी नॉर्मलस फिटनेस के साथ, हमने सारी डीडीज पूछ ली, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको टॉर्च के सिम्टम्स जैसे कि कुछ वैक्सीनेशन होती हैं वो आपने कराई, चिकन पॉक्स की या रुबेला की, या आपको तेज बुखार, जिस्म पे धब्बे तो नहीं पड़े, उल्टी मतली तो हमने पूछनी है, लेकिन उल्टी मतली तो एक रेगुलर सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो हमने पूछना है। स्पेसिफिक टू दिस हम पूछेंगे कोई खास दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं कर रही, शुआएं तो कभी नहीं लगी, ठीक है, कोई मिर्गी की गोलियां इस्तेमाल की हैं, दौरा पड़ा हो कभी, शुगर के बारे में पूछें उससे, फैमिली हिस्ट्री का पूछें, कजन मैरिज का पूछें, नॉर्मलीज का पूछें, प्रीवियस ऑब्स हिस्ट्री के डिटेल्स के बारे में पूछें। और आप ये सब कुछ पूछ लोगे तो 80% आपने नाइसली एक्सक्लूड कर लिया कि लाइकली काजेस क्या हैं। अब लाइकली काजेस में डायबिटीज पकड़ी गई है एक इम्पोर्टेंट, एक कजन मैरिज पकड़ी गई है, ऊपर से हम आए, और तीसरी हमारे पास आया कि इसने फोलिक एसिड इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और चौथी है कि मे भी सप्रोटिक हो कोई, ठीक है। अब हम बहुत नैरो डाउन नहीं हो गए। तो स्टेप 2 पे हमने इन्हीं के रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए। डायबिटीज की हमने पूछ लिया, खुद मोटी तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, यही पोलीयूरिया, फेजिया, डिप्सिया, यूटीआईज तो नहीं है इसको, ठीक है। इसका शुगर पिला के पहले टेस्ट हुआ था, या अब कोई टेस्ट हुआ है, बिटवीन प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे, ठीक है, या शुगर टेस्ट हुए 3 महीने वाली, कोई ऐसा टेस्ट हुआ है इसका। तो बस वही है डन। अब स्टेप 3 में हम आ जाएं। स्टेप 3 क्या है? हाँ बेटे, जो पापा को दिखाओ। अब स्टेप 3 क्या था हमारा? स्टेप 3 ये था कि जब से पेशेंट एडमिट हुई है क्या वर्कअप हुआ है उसका, एनोमली स्कैन, कोई ग्रोथ स्कैन, कोई शुगर का टेस्ट, कोई पेशाब का टेस्ट, वर्कअप सारा। फिर पेशेंट की विशेष पूछ, चाहे एनोमली है, अगर ये हाइड्रोकेफलस है तो ये तो इनकम्पैटिबल विद लाइफ नहीं है ना। इफ शी वांट टू कंटिन्यू शी शुड कंटिन्यू। क्या ख्याल है? दूसरा बच्चा है मैम उसका, देखिए, लेकिन वो बड़ी लविंग केयरिंग उसने है। बताया कि मतलब बच्चा बिल्कुल सही नहीं, वो हस्बैंड का मतलब वेट कर रही है कि जब तक उसका हस्बैंड विलिंग है तो आप वो उससे उसको पूछें कि सीओपी आप करे। क्या चाहती हैं, आप ट्राई कराना चाहती हैं। अच्छा आप पूछें एक नुक्सा या काफी सारे नुक्स हैं। अगर काफी सारे नुक्स हैं तो फिर तो ये प्री रेजुकेट ही नहीं बनता कंटिन्यू करने का,
ठीक है। जी जी लेकिन काफी सारे नुक्स हैं, और या जो है कोई इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, जैसे कि एनेनकेफली है, तो वो अलग सिचुएशन है। लेकिन ये सब चीजें तो हमें अल्ट्रासाउंड वाला ही बताएगा ना, उससे पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते। उससे पहले तो हमने बस पेशेंट से पूछना ही है कि व्हाट शी वांट। अगर वो कहती है आई वांट टू कंटिन्यू, तो अल्ट्रासाउंड के बाद आप कहते हैं ना मैं आपका अल्ट्रासाउंड देख के आपको बताती हूँ, बस। ठीक है। तो अच्छा स्टेप 3 पे आप स्टेप जी 3 पे सारा वर्कअप जो हुआ है इसका वो पूछ लें, और उसकी जो मॉनिटरिंग हो रही है वो पूछ लें। अब देखो डायबिटीज तो निकल आई ना, उसकी मॉनिटरिंग पूछें कि शुगर अब कंट्रोल आ रही है, 6 लेवल्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, आपको इंसुलिन तो नहीं मतलब लगना टीका स्टार्ट हो लग रहा गया, है नहीं लग रहा है आपको, हाँ, या आप आपको दवाई ले रहे इंसुलिन हैं लगानी मतलब आती भी है शुगर या के लिए? नहीं, इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स पता है, हाइपोग्लाइसेमिया का पता है, आपको डाइट का पता है, ये चीजें तो पता करनी है ना। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की, वो तो पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जिसके लिए आई विल गिव यू सम टिप्स। और आपने वो मेरा लेक्चर सुना कि कैसे आईयूडी डायबिटीज में लेके जानी है, पोली लेके जाना है, विद टेम्पलेट्स में उसका जी बहुत शुरू में आपको ये भेज चुकी हूँ, सारा वही लगा देना है इस पे, ठीक है, बिल्कुल वही लफ्ज 1 to 1। तो ये केस हमारा, इसका जो माइंड मैप है ना, वो ऐसा बन जाएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मजीद फाइन डिटेल्स कर लेते हैं। कुछ रूल सेट करने हैं नामलेस बच्चे को लेके जाने के लिए, ठीक है, कि वो आई किस कंप्लेंट के साथ है, क्या वो किस हुआ है? जेस्टेशनल एज पे आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज ऑफ वायबिलिटी के बाद आ गई है, जैसे हम मान लें हाइड्रोकेफलस है और 34 पे आ गई है, ठीक है, इसको तो टर्मिनेट नहीं करेंगे इफ इट इज नॉट सवेयर, माइल्ड या मॉडरेट है, तो वी कैन डिलीवर दिस, क्योंकि कंपैटिबल विद लाइफ है। तो हर एनॉमली जो है बुरी नहीं होती, हर एनॉमली का हल टर्मिनेशन नहीं है। कुछ एनॉमलीज कंपैटिबल हैं, कुछ एनॉमलीज है जिनको मॉनिटर किया जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। तो हमने कुछ रूल सेट करने हैं एनॉमलेस बच्चे के लिए कि वो किस पेशेंट की जेस्टेशनल एज क्या है जिस पे वो हमारे पास आई है विद दैट एनॉमली, ठीक है। और हमने एनॉमलीज की सारी डीडीज रूल आउट कर ली है या नहीं कर ली। अब आप डीडीज तभी रूल आउट करोगे जब आपका माइंड बिल्कुल फ्री होगा कि भाई ये जो है सिर्फ हाइड्रोकेफलस नहीं है, ये एनियोप्लाइडी भी तो हो सकती है। एनियोप्लाइडी के लिए भी आप पूछेंगे, एनियोप्लाइडी के लिए आप क्या पूछना चाहेंगे? 2-3 बातें बताओ। एक तो पेशेंट की एज है, ठीक है, 35, कजन मैरिज, हाँ एक कजन तो मैरिज है, नहीं आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अब पिछले बच्चे कोई सीपी तो नहीं है, सिंड्रोमिक कोई बच्चा तो पहले तो नहीं है, ठीक है। आपका कोई डेटिंग स्कैन के साथ कोई जिसमें बच्चे की गर्दन की मोटाई देखते हैं, कोई टेस्ट हुआ नहीं, वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ नहीं होते, लेकिन यूनिवर्सली रिकमेंडेड है डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बट इसकी नहीं हुई, ये भी तो रिस्ट्रिक्टेड है ना। अब आप कंसल्टेंट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर कोई नहीं कराता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल चीज है, ठीक है। और कोई नहीं कराता तो 100 लोग नहीं कराते, बट 100 में से तो सारे पास नहीं होंगे ना। इफ यू आर डिफरेंट देन यू विल पास ना, अगर आप जो है एक सेफ डॉक्टर हो, ठीक है। तो फिर आप पूछ, वो तो खैर उस पेशेंट, तो ये वाली पेशेंट तो गई नहीं ना, इसने तो टाइम ही मिस कर दिया था, लेकिन स्टिल इसमें सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स देख सकते हैं। क्या ख्याल है, जब आप एनॉमली स्कैन मांगेंगी तो क्या आप ऐसे मांगेंगी मैडम एनॉमली स्कैन दे दे? आप पर्टिकुलरली मांगेंगी मुझे हेड, स्पाइन, मुझे स्टोमिक, मुझे स्टोमिक ब्लैडर फिल है नहीं है, मुझे लिम्फ में कोई डिफेक्ट, कोई सिंड्रोमिक फीचर्स, मुझे लाइकर क्वांटिफिकेशन, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, या कोई सॉफ्ट टिश्यू मार्कर एविडेंट है, मुझे वो चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स में अकेन नकल थिकनेस, नकल एडिमा आ जाता है, ठीक है, या कुछ रीनल पेल्विस के होते हैं, कुछ जो है जो कॉर्ड कोप्लेक्सिस होते हैं, या वो गोल्ड कोफ बाल्स होती हैं, ठीक है। 1-2 सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी आ रही हैं तो देन दे विल बी सिग्निफिकेंट। सॉरी मैम, इसमें हम सीवीएस का नहीं कहेंगे क्योंकि 20 वीक्स पे है, कि अगर हम कंसल्टेंट से कहें कि हाँ हम बिल्कुल कहेंगे, सॉरी मैं ये भूल गई, ठीक है। तो आपने नॉर्मली स्कैन बहुत डिटेल में मांगना है, अच्छा
एक और बात है ही पूछी थी ना। मैडम जी, आपके एपीएलएस का आप कह रही थी कि एपीएलएस का भी पूछेंगे, तो इसमें मतलब प्रीवियस कोई एपीएलएस की तो है नहीं हिस्ट्री। अगर हम पूछेंगे तो वो फिर वो एग्जामिनर पीछे ना पड़ जाए कि भाई आप ये एपीएलएस क्यों करवा रही हैं, वो फिर वो सारा उसकी तरफ चली जाएंगी क्योंकि इसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री मिसकैरेज की नहीं है, कोई आईयूएफडी नहीं है, कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री आप नहीं है। एपीएलएस कह के ना पूछो ना, आप ऑटोइम्यून अच्छा डिजीज के बारे में पूछो, वो आपको पूछनी चाहिए। थायराइड भी आ कि जाता है उसमें, डायबिटीज कैसे भी आ जाता फिर अच्छा मतलब ऑटोइम्यून डिजीज का पेशेंट से कैसे पूछेंगे? है। आप पूछे आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता, बाहर जाने पे मुंह अच्छा सुर्खी तो नहीं आ जाती है आपको, आपको जो है कोई दिल का सॉरी थायराइड का मसला तो नहीं है, गिलहड़ का मसला तो नहीं है। ये जो डायबिटीज, थायराइड या ये जो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर्स हैं या ये एपीएलएस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सारा एक ऑटोइम्यून स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक तो आप सही है। एग्जामिनर कहे कि एपीएलएस क्यों पूछा, तो आप कहे मैडम मेरी पेशेंट का जो पहला बच्चा है वो टर्म पे हुआ है, उसको कोई मसला नहीं था, वो आईयूजीआर नहीं था, उसको प्रीक्लैम्सिया नहीं है, ठीक है, पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है, मैं तो जनरलाइज्ड ऑटोइम्यून कंडीशन के बारे में सर्च कर रही थी, राइट। ठीक लेकिन सही है अब एनॉमली स्कैन पे अगर आपको लगता है कार्डियक ब्लॉक सारे हैं, स्पेसिफिकली मेंशन है, और आप भूल गए हो एपीएलएस का पूछना, इफ यू हैव टाइम गो बैक टुवर्ड्स पेशेंट आस्क अगेन एपीएलएस। अभी हाँ आप कहीं मैं बाकी एपीएलएस का पूछ रही थी क्योंकि पेशेंट कार्डियक ब्लॉक्स के बारे में पिटे क्लास ले रही हूँ। अच्छा मैंने अब म्यूट किया था, मैं बच्चों को अच्छे वाला डांट रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा तो वेयर हुई पर हाँ हमने कुछ रूल सेट कर दिए थे। एपीएलएस का पूछेंगे आपके बता। देखो कोई भी डिफरेंशियल पूछना है ना तो लॉजिकली पूछना है, ये नहीं कि बस लिखा हुआ है नॉन हाइड्रोक्स में एपीएलएस बस पूछना है। आपके पेशेंट में ना रेलेवेंट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। मैम जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हिसाब से अगर हम पूछेंगे एसएलई के मतलब माइंड में रख के, तो जॉइंट पेन और ऐसे ही पूछेंगे ना, तो आपको मतलब ये दर्द वगैरह तो नहीं रहता हड्डियों में, या और क्या मतलब उसका पूछेंगे? वो तो वैसे ही बोल के हम जिस्म में तो दर्द देखिए रहता है। एक मिनट बच्चों मेरी बात सुनो। एक तो मैं बता दूं एपीएलएस जो है वो कोई हेरिडिटरी थ्रोम्बोफिलिया तो नहीं है कि जो उसको बचपन से होना चाहिए और पहली प्रेगनेंसी में भी उसको होना चाहिए, ये एक्वायर्ड है। शी कैन एक्वायर्ड इन हर थर्ड प्रेगनेंसी एज वेल, ये हो सकता है ना। अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि पहला बच्चा नॉर्मल है, इस बच्चे में कार्डिक ब्लॉक्स हैं और ये एपीएलएस है, जस्टिफाइड, आपको ये एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया पहली प्रेगनेंसी में नहीं हुआ, अब हो गया, ठीक है। 100% हर प्रेगनेंसी तो इफेक्ट नहीं होती है एपीएलएस में, इवन कोई ट्रीटमेंट भी ना दो तब भी जो है 10% सर्वाइवल तो है ना। यस ठीक है, तो खैर इस तरह की बातें नहीं करते अपना एग्जाम कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, लेकिन अगर बहस हो ही रही है तो यू मस्ट हैव लॉजिक। अब ये जो पेशेंट का पैटर्न फॉलो किया है हमने, हर चीज बड़े सेंसिटिवली एक्सक्लूड की है फर्स्ट स्टेप में, और हम पहुंचे हैं कि ये डायबिटीज है। और आपका प्रोविजनल यकीन करें अगर एक ही होगा ना तो यू विल बी इजी। और आपके लेवल पे चाहे ये एमसीपीएस का लेवल है, चाहे एमएस का, चाहे एफसीपीएस का, मल्टीपल डिफरेंशियल्स, मल्टीपल डायग्नोसिस नहीं होने चाहिए। कोशिश करें एक डायग्नोसिस हो और हर चीज उसके अंदर ही एक्सप्लेन हो जाए। ये बहुत रेयर होता है कि आपको कोइंसिडेंटल 2-3 पैथोलॉजीज मिल जाती हैं, और अगर वो लॉजिकली बनती हैं तो वो आप पास हो जाते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इट शुड बी रेयर। इसका जो परसेंटेज है इट शुड बी लेस, ठीक है। तो आपने ऑटोइम्यून कंडीशंस का पूछना है क्योंकि डायबिटीज इन इटसेल्फ इन यंग एज कम्स अंडर ऑटोइम्यून कंडीशंस, ठीक है।
अगर ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा और जो है हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी थी कि हम ऑटोइम्यून को रूल आउट कर दें। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि डेडीज में एंड पे पूछ लें ऑटोइम्यून का, ठीक है। और इसीलिए आप एग्जाम में कहें कि एज आई डोंट हैव अल्ट्रासाउंड राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनोमली दैट fetus have, so I am excluding a lot of differentials. Obviously when I will do examination, आप मजीद कम कर देंगे DDs को, और जब आप इन्वेस्टिगेशन भी करा लेंगे तो मजीद और कम हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, हिस्ट्री पे 10 है DD, एग्जामिनेशन करने के बाद 5 हो गई, इन्वेस्टिगेशन मिलने के बाद 2 रह गई, यही होता है ना। बट हिस्ट्री की हद तक तो 10 पूछनी है ना। ठीक है, अच्छा, तो हमने कुछ रूल सेट कर दिए हैं। हमने देखना है कि पेशेंट की क्या जेस्टेशनल एज है, हमने सारी एनोमलीज की पॉसिबल डिजीज रूल आउट कर ली है, हमने पूछ लिया है कि क्या उसके लिए वो करवा चुकी है, व्हाट शी वांट। लेट्स सपोज एनोमलस बच्चा है, ठीक है, और प्रीवियस 4 है, अब 20 वीक पे आ गया है, अब बताओ कैसे करोगे मैनेज? प्रीवियस 4 है हाँ, मैम, द 20 पे इसको हम 20 मतलब वीक्स पे मेडिकली क्या ट्रीट करके उसको करवा सकते हैं ना टर्मिनेशन, आप मतलब बताओ मुझे, मीज़ोप्रोस्टोल यूज तो आप करके। मोड ऑफ डिलीवरी, अब बच्चा तो एनोमलस है, उसको निकालना कैसे है? अगर वो मैम इट प्रीवियस शुड बी, मैडम मैम इट शुड 20 बी वीक्स है ना, पेशेंट तो उसको वो हम आप पूछ सकते हैं कि आप सेक्शन पे जाना है, आपका ऑपरेशन करवा के बस निकालना है टर्शरी या फिर नॉर्मल लेवल को मेडिकल पे मतलब ट्रीटमेंट देना है उसको। देखो हिस्टोटमी करेंगे, प्रीवियस 4 में सबसे हिस्टोटमी। पहले तो नहीं, आप सबसे पहले देखें कि फंडल हाइट क्या है। अगर ये है 20 वीक की प्रेगनेंसी और फंडल हाइट ड्यू टू इंक्रीज साइकिल 26 वीक्स का है, बताओ अब क्या करोगे? तो मैम वो मतलब ऑपरेट करके ही निकालेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, प्रीवियस 4 अगर फंडल हाइट मोर देन 20 वीक है, आइडियली यू शुड गो फॉर हिस्टोटमी, ठीक है। यस, और हिस्टोटमी इवन करेंगे। इफ इट इज लेस देन 20 वीक्स, आप उसको बता दें। क्या रप्चर नहीं होते बिफोर 20 वीक्स? आपने जरूर देखे होंगे। यस होते मैम, हैं। हो सकती है, बिल्कुल, ये टर्मिनेशन जो होगी बहुत मतलब हाई हाई रिस्क होगी। कंसर्न। जी, आप इसमें मैकेनिकल मेथड यूज करोगे, बिशप बहुत पुअर है तो आप फिगो हाफ डोज रेजिम यूज करके, या सिर्फ राइपनिंग करने के लिए जो है प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करोगे, और आप इसको फोलीज डाल के इसकी इंडक्शन करोगे। इफ इट इज लेस देन 20 वीक फंडल हाइट, अगर ये प्रीवियस 3 या 4 है, एंड इट विल बी अ वेरी हाई रिस्क पेशेंट। इसमें पेशेंट प्रिपेयर होगा कि एनी टाइम इसकी इमरजेंसी लेप्रोटमी हो सकती है, ब्लड मैम बैंक फॉलीज कर फैसिलिटीज विल बी सकते हैं इसमें, अवेलेबल। मतलब जैसे हम हाँ जी, मैम है ना, जैसे ये मतलब अब तो कहते हैं ना कि फॉलीज से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो फॉलीज वाला मेथड नहीं करना चाहिए, कौन कहता है? मतलब बाय हर में हम चीज ऐसे बोल देखो, सकते नो, हैं। बिल्कुल बाय वे में तो मजा है फोलीज डालने का, थ्योरी में नहीं डालते हम, बट बाय वे में हम डालते हैं। ठीक है, वाइवा में आपने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है। अच्छा, मतलब आपका दिल है कि एक बच्चा पहले ही नॉर्मलेस है, इतनी अर्ली जेस्टेशन पे आ गई है, इस पे मैं इसका एक 5th हाई रिस्क मेजर सर्जरी करूं, ठीक है, और ये भी आप दिल नहीं चाह रहा कि रप्चर हो जाए टर्मिनेशन करा के, तो बड़ा स्विफ्ट किस्म का बैलेंस मेंटेन करता है। और ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, इक्वली पेशेंट की भी होगी। आफ्टर हर कंसेंट मैडम अल्ट्रासाउंड स्कैन पे इसके स्कार थिकनेस देखेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं, नो रोल ऑफ स्कार। हेलो, कोई रोल नहीं है स्कार थिकनेस का, बिल्कुल भी नहीं बोलना। का तो ठीक है है, ही नहीं वो, अगर इम्पेंडिंग बच्चे में भी। हाँ, अच्छा, तो मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में मैं हमारे कमिंग क्लासेस होंगी, हम बीपैक के प्रीवियस कार के केसेस पे बहुत सारे इक्वेशंस करने वाले हैं, बट राइट नो मैं आपको बता दूं प्रीवियस 3 या प्रीवियस 4 ये 2 सिचुएशंस आ जाएं और 20 वीक के बाद है फंडल हाइट, सेफ साइड पे प्लान हिस्टोटमी। ठीक है, और अगर प्रीवियस 2 आ जाए 30 वीक के बाद एनॉर्मलेस बच्चे के साथ 30 वीक की फंडल हाइट के साथ, सेफ साइड पे प्रिपेयर अगेन
लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है जी मैम ये दोबारा बताइएगा, आपने ये जो अभी लास्ट अभी वाला अभी की सेंटेंस सिर्फ बोला। 2 बातें बता रही हूँ, लेकिन जी। ये केस अलग से एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है अभी के लिए बता रही हूँ, प्रीवियस 3 प्रीवियस 4 20 वीक से ज्यादा फंडल हाइट है, ट्राई टू Hysterectomy। डिलीवर फीटस थ्रू हिस्टेरेक्टमी। और अगर प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन है और 30 वीक की फंडल हाइट है, इससे ज्यादा है, इसमें भी आपने लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना है। ठीक है 30 वीक्स की। हाँ ठीक। 30 प्रीवियस 2 के लिए 30 कट ऑफ है, और प्रीवियस 2 के लिए 30 है, और प्रीवियस 3 और 4 के लिए 20 है। ठीक। और दोनों में मैकेनिकल पहले ट्राई करनी है, और दोनों में ही लो थ्रेशोल्ड रखना है। ठीक है और 1-to-1 केयर और हाई रिस्क जहाँ HDU फीचर्स हों, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स अवेलेबल हो, ब्लड बैंक हो, एनेस्थीसिया सर्विसेज हो, CTGs हो, वहीं लेके उसको करना। ठीक है अच्छा अब देखो सर्टेन रूल्स हमने सेट किए थे। लास्ट रूल ये है कि पॉइंट्स ऑफ केयर फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, आल तो हमने मान लिया नॉर्मलस बच्चा है, लेकिन हमने भूल नहीं जाना कि ये प्रेग्नेंट भी है भाई। अगेन शी इज हाई रिस्क फॉर एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ठीक है तो वो जर्नल जो क्वेश्चंस थे ना, जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाज़िया वोमिटिंग के पूछे, ब्लीडिंग डिस्चार्ज के पूछे थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट्स के पूछे थे, एनीमिया के क्वांटिफिकेशन और हाइपरटेंशन के पूछे थे, वो फिर भी पूछने हैं। ठीक है इन चीजों को नहीं भूलना। अच्छा डिफरेंशियल्स की लिस्ट, टॉर्च आपने सही बोली, वैक्सीनेशन स्टेटस आपने सही बताया, आपने एज, कंसेग्युअस मैरिजेस, नेमलिस्टीज के लिए क्रोमोसोमल को अच्छा रूल आउट किया, आपने ड्रग्स एक्सपोजर का पूछा, आपने एपिलेप्सी का पूछा, आपने मेडिकेशन का पूछा, कोई कीमो तो नहीं हुई। कोकेन और टोबैको क्या कराती हैं, ये कौन सी नॉर्मली कराती हैं? मैम ये तो IUGR करवाती है ना दोनों। एनेनकेफ्ली कोकेन जो है ना वो कराती है, ओम्फेलोसील बना देती है, ये जो है एब्डोमिनल वॉल का इस्कीमिया करा देती है। ओके डायबिटीज, हाइड्रोप्स और ये सारे फीचर्स आपने पूछ लिए, नॉन इम्यून के। फाइब्राइड नॉर्मली नहीं कराता ये एक बाइबक, उससे ना ये प्रेशर इफेक्ट डाल के कंप्रेशन डिफेक्ट्स आते हैं बच्चे में ना, जैसे हाथ मुड़ गया, ठीक है वो ज्वाइंट एक जगह पे फिक्स हो गया, या ग्रोथ प्रॉब्लम हो गई, उसको जगह नहीं मिली, क्योंकि फाइब्राइड भी ग्रोथ करता है और बच्चा भी ग्रोथ करता है ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये हमारे डीडीज मैडम थे एक स्टेप 1 चीज आपने कर लिया नाइसली। जी जी कि 16 वीक्स के बाद हमारा जो है ना स्कार रप्चर होने का चांस होता है ना 3 to 4 वीक्स में, और प्रीवियस 3 and 4 सिजेरियन में, तो आफ्टर 16 फिर हम उसको ट्रायल देंगे यार कि यानी 20 पे तो हमारी कट ऑफ हो गई ना, इससे पहले हम दे सकते हैं क्योंकि स्कार रप्चर तो 16 वीक्स के बाद हो सकता है। 16 वीक के पहले भी हो सकता है, 14 पे भी हो सकता है। ठीक है और आपने भी देखे होंगे, मैंने तो खुद देखा है, हमारा 14 वीक पे स्टार्ट में हुई थी 3-4 दफा इंटरवेंशन की। जी मैडम हाँ, लेकिन यस। हमने कौन सा इसको बेलगाम छोड़ दिया है, हमने तो उसको हाफ फिगर डोज रेजीम दिया, एडमिट रखा है हमने, फिर भी बैकअप बना के रखा है इमरजेंसी लेबोरेटरी का, और कंसेंट ली है भाई उससे, ब्लड बैंक को इन हैंड रखा है, मैडम काइंडली हाफ डोज बता देंगे कि किस तरह मीजो देनी है हाफ डोज हमने। रेजीम देखो मेरे पास नो, जैसे 800 माइक्रोग्राम देते हैं हम 3 आवरली 2 to 3 टाइम्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात 400 कर हमने रहे कर हैं, दिया। तो इसको 4 कर देंगे। ठीक है अगर जी मैडम। सबलिंगुअल देना है तो आप इसको 600 की बजाय 300 दे देंगे, ये होती है हाफ डोज रेजीम। और इसको मजीद भी कम किया जा सकता है, जैसे मल्टी ग्रेविडाज आती है उसमें हम कभी भी पूरी जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन मैडम ये रख हमारा देते हैं। पेशेंट तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आया है ना हमारे पास। जी जी 20 वीक पे आया ऑलमोस्ट। हाँ जी 20 हाँ जी, तो इसको हमने किस तरह देना है? हम इसका बिशप करेंगे पहले, अगर ओसिस काबिल है कि पुलिस जा सकता है तो हम पुलिस से करेंगे। ठीक है पुलिस डाल देंगे, एक स्पेल हो जाएगा 24 वीक में, इतना हो सकता है कि एरम हो जाए, हम एरम करेंगे, हम सिंड्रोम से इसको इंड्यूस करेंगे और आगमेंट भी करेंगे, लेकिन मैडम केयरफुली। सबलिंगुअल में फिर ज्यादा चांस नहीं है कि जल्दी ये रप्चर में चला जाएगा कंपैरेटिव टू वजाइनल रूट से? सबलिंगुअल वो डोज डिपेंडेंट है। ठीक है सबलिंगुअल में अगर डोज कम कर रहे हो तो उसका रूट फास्टेस्ट है। ठीक है बट रप्चर जो है वो डोज डिपेंडेंट है, साइकिल डिपेंडेंट है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स थे, और ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि प्रीवियस स्कार कैसा था। अगर आप प्रीवियस 4 पूछ रहे हो तो आपने सर्जिकल डिटेल्स भी पूछनी है, अगर वो कहे जनाब मैं तो क्लासिकल कोई स्कार। हाँ बिल्कुल
अच्छा मैडम, एक और चीज है ना, जो टर्शरी केयर यूनिट से हमारे पास पेशेंट आते हैं, मतलब वो मोस्टली जो है ना वो इतने अच्छे स्कार नहीं होते, लेकिन वाइवा में हमने यही बताना है कि अगर टर्शरी केयर यूनिट में हुआ है तो इट मींस कि वो बेटर होगा एज कम्पेयर टू पेरिफेरी के। नहीं, हमने कभी भी अंधा यकीन नहीं करना। टर्शरी केयर क्योंकि में भी पेरिफेरी में हड्डियां जो ज्यादा हम हो लोग सकती खुद हैं कर और रहे पेशेंट होते हैं को वो उससे अपर ज्यादा सेगमेंट बेहतर हो होते सकता हैं। है। नो नो, बिल्कुल, एक तो ये अंधा यकीन नहीं करना प्लीज। सर्टेन ठीक है, क्वेश्चंस हैं जो पूछने ही मतलब पूछने हैं, जिससे आपको हमने अंदाजा उनसे हो ये सकता पूछना है है कि कि किस डॉक्टर ने किया है, उसका कैलिबर क्या था, कि वो कंसल्टेंट था या कोई कोई था। वो उसको नहीं पता होगा। आप इन मोस्ट बातों टाइम पे तो उनको टाइम पता ही नहीं लगाओगे तो होता आपका जो हिस्ट्री टर्शरी का में भी टाइम चला होता है। जाएगा। नो, आपका हिस्ट्री का टाइम ठीक चला है, जाएगा। जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना कि आप बी बैक करोगे या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, तो आप कहोगे कि इट डिपेंड्स ऑन हर सर्जिकल रिकॉर्ड। मैं इसका सर्जिकल रिकॉर्ड रिव्यू करूंगी, कहाँ हुआ, किसने किया, क्या इंडिकेशन थी, क्या इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स थी, क्या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन थी, क्या डिस्चार्ज स्लिप, सर्जन के ना रिव्यूज होते हैं कि नेक्स्ट डिलीवरी अलाउड विजाइनल आर नॉट। तो उसके बाद मैडम मैं प्लान राइट करूंगी। राइट, ठीक है, थैंक तो सेफ साइड पे आपने यही करना है। आप अज्यूम कैसे कर सकती हैं कि किसी ने किया होगा? आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी 90% नॉर्मल डिलीवरी और 10 रप्चर हो जाए, और जो 10 रप्चर हो जाएंगे वो तो नहीं छोड़ेंगे आपको, और आप बिल्कुल भी नहीं इसको मैडम, ये मेडिकल एक लीगल मैंने ना सुना था डॉक्टर राशिद लतीफ का ना लेक्चर, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर टर्शरी केयर यूनिट में हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो बेटर उसमें हुआ है, यानी उसकी सर्जरी भी बेटर होगी और उसकी आफ्टर केयर भी बेटर होगी, अज्यूम कर इसलिए सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे ना कोई मेजर डिसीजन मत लें। आप हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछें, जैसे कि क्या, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इंडिकेशन क्या थी, ऑपरेटिव टाइम कितना था, आपके ऑपरेशन के दौरान आपको कोई ब्लड तो नहीं लगा, उसके बाद आईसीयू में दाखिल तो नहीं रही, पेट में कोई नालियां तो नहीं लगी रही, ड्रेन तो नहीं डली हैं आपको, ठीक है, आपको कोई पेशाब की नाली काफी अरसे के लिए तो नहीं लगी रही, आपको अब एडहेरेंस का पेन तो नहीं आ रहा, तो फिर हम समझ जाएंगे इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसके डिस्चार्ज स्लिप पे लिखा हो कि कुछ भी नहीं हुआ। मैम शुरू में तो फिर पता भी नहीं ना टर्शरी में, जो मतलब जैसे पीजीज हम लोग खुद होते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोई वो भी तो होता है ना स्टार्टिंग वाला जिसपे सीजर कर दिया हो, तो इस तरह से तो हमें नहीं पता चलेगा ना यार किसने किया। मैं आई वाज रेजिडेंट, वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मिल गया मुझे, नहीं आता था करना, बस खोल दिया ब्लैडर और तो इंसुलिन वही भी बात है सर्विस पे ना, दिया, क्योंकि वो इतना बैलून अप हुआ था, मुझे लगा लोअर सेगमेंट है। ठीक है, मतलब एग्जामिनर अब से बोल मैं, सकता है ना और कि यकीन करो आपने फिर मैं डर ऐसे गई ना, अज्यूम कर लिया। और मैं कैसे नोट्स पे लिखूं, नोट्स पे लिखूं तो फिर तो इंक्वायरी हो जाए। पेशेंट को समझा दिया था बहन, अब नेक्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल नहीं कराना नॉर्मल। ठीक है, ठीक तो यार मैडम, बहुत सारे थैंक यू। रीजन होते हैं। तो बस आप पेशेंट, अब आप ना एग्जाम में जो पास होता है वो होता है जिसने पूरा पेशेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे मैनेज कर लिया हो। जो इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं वो तो भरे पड़े। ठीक है, चलो, तो कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, बेसिक तो जरूर करानी है। ठीक है, अब देखो मेरा आपसे कमिटमेंट थी कि मैं सिर्फ हिस्ट्री तक रहूंगी, ठीक है, लेकिन इस केस के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बेसिक करा दूं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, कराएं नक्कल ताकि हमें थिकनेस, थोड़ा आइडिया हो जाए। चलो ठीक है, नक्कल थिकनेस, अगर इसका डेटिंग स्कैन है तो पूछ लें नक्कल थिकनेस क्या है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पूछना तो फर्ज है ना। एनॉमली स्कैन पे देखिए, एनॉमली स्कैन पे अगर जो है कोई प्रॉब्लम है तो इकोकार्डियोग्राफी पे देखें, सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स का पूछें, प्लेसेंटा का पूछें, लाइकर का पूछें, ठीक है, बायोमेट्री पूछें, रीनल जेनेसिस के लिए पूछें, वो आपने पूछना है। एग्जामिनर कहता है एनॉमली स्कैन पे क्या देखना चाहते हो, तो फिर आपने बताना है कि मैंने जो है हेड, स्पाइन, फोर चैम्बर हार्ट व्यू, गैस्ट्रिक बबल, ब्लैडर फुल है या नहीं, लिम्स और रीनल स्टेटस मुझे स्पेसिफिकली चाहिए, या कोई स्पाइन डिफॉर्मिटी तो नहीं है। अच्छा, टॉर्च क्यों करवाना होता है? टॉर्च की इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी चाहिए? यूजुअली हम नहीं कराते, हम क्यों नहीं कराते? मैम जैसे इसका वे तो बुकिंग पे वीडीआरएल होता है रुबेला के लिए, तो वो तो टेस्ट होता है। ठीक है, हर कोई नहीं कराता वैसे, अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है, वीडीआरएल होना चाहिए। आगे, तो मैम टॉर्च अगर कराना पेशेंट, चाहिए मतलब? नहीं, टॉर्च हम नहीं कराते और हम ये कहते हैं कि ये बच्चा तो नॉर्मलस है,
इससे इस प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में फर्क नहीं पड़ता, और नेक्स्ट में इसलिए नहीं पड़ता कि ये नॉन रिकरेंट है। लेकिन एक चीज से पड़ता है, वो ये है कि अगर रूबेला नेगेटिव आ गया तो इसकी वैक्सीनेशन कर देंगे, herpes नेगेटिव आ गया तो वैक्सीनेशन कर देंगे। फॉर वैक्सीनेशन इंडिकेशन है, वो पेशेंट अगर अफोर्ड कर सकती है तो ठीक है, नहीं कर सकती तो उसकी मर्जी। डायरेक्टली तो ये उसके केस पे अफेक्ट नहीं कर रहा, ये तो हेल्थ प्रमोशन के तौर पे अच्छी बात है कि करा लेना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन ऑफर की जाए जिन बीमारियों की एटलीस्ट है। ओके, टॉर्च आप तब भी कराएंगे जब एक पेशेंट ये कराते कहे हैं। कि मेरा महंगा बच्चा है, मैंने तो आईवीएफ से अब फलाना ढमकाना कंसीव किया है, मैं तो आगे लेके जाऊंगी। फिर देखो आपने उस बच्चे को वाकई ही संभालना है। अगर आपको उसका पता ही नहीं होगा कि इसको रीजन क्या है एनॉमली की, फिर क्या ट्रीट करोगी और क्या पेडियाट्रिशियन उसका बाद में फॉलो अप करेगा। मोस्ट कॉमन टार्च में साइटोमेगालोवायरस है। साइटोमेगालोवायरस जो है उसका पेडियाट्रिशियन को पता होगा तो वो उसका रिहैबिलिटेशन करेगा ना, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो आप उसका फॉलो अप प्लान करोगे। तो आपने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन तब करानी है जब पेशेंट विलिंग है कि वो शी वांट टू कंटिन्यू इंस्टेड ऑफ एनॉमलीज। और कंटिन्यूशन के तौर पे अगर आईयूडी भी होती है तो शी मस्ट नो द रीजन कि इसको ये डायग्नोसिस था, और बाद में उस बच्चे की रिहैब होती है तो जो भी इन्वॉल्व हैं उसकी केयर में उनको पता होना चाहिए डायग्नोसिस क्या है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या ट्रीट करोगे। और ये बच्चा वो माँ बाप आगे लेके जा रहे हैं जो वाकई अमीर हैं। आमतौर पे तो मींस नहीं कोई बच्चा है ना बच्चा संभाल सकता है ना, ठीक है। रिहैबिलिटेशन लाखों की गेम है, तो आप हजारों का टेस्ट तो करा ही सकते हो ना। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था तो उसका जो प्रीवियस जो ग्रेविड 4 थी, वो जो प्रीवियस उसके दोनों बच्चे थे, उन दोनों बच्चों में मतलब एक तो डेफनेस था कंजेनिटल, और उनको जो है ना एनेनकेफली थी। तो अब जैसे अगर मैं एनेनकेफली के उसमें बच्चे अब वो टर्मिनेट हुए होंगे ना, वो तो जाहिर बात है। हाँ, मतलब 2 हुए थे और उसके बाद जो अलाइव बच्चा था उसको हियरिंग लॉस था। तो मैम अगर इसमें मैं साइटोमेगालोवायरस वगैरह या यही सस्पेक्ट करूं तो उसको मैं इस प्रेगनेंसी में, अभी वो जो अर्ली प्रेगनेंसी में मेरे पास आई है नहीं, 4 आप मंथ ये में। इसमें 3 दफा इवेंट्स हुए हैं ना, ये टास्क नहीं है, अच्छी बात है जी। साइटोमेगालोवायरस प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, दोनों एनॉमलीज करा सकते हैं, बट सेकेंडरी बहुत कम कराता है कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस इंफेक्शन या सिंड्रोम, ठीक है। तो सेफ साइड पे रहें। और हमारे सारे एग्जामिनर को एक ही बात याद है कि भाई टॉर्च तो नॉन रिकरेंट है, इसलिए ये नहीं कराना इन टर्मिनेशन, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, टॉर्च में कितने सारे इन्फेक्शन है, टोक्सोप्लाज्मोसिस है, सिफिलिस है, रुबेला है, साइटोमेगालोवायरस है, 2 हर्पीज हैं। अब एक पेशेंट को एक प्रेगनेंसी में टॉक्सो हो गया, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में टॉक्सो नहीं होगा क्योंकि वो नॉन रिकरेंट है, क्या वो एक्सक्लूड है, उसको रुबेला नहीं हो सकता? अब उसको रुबेला हो गया। अच्छा जनाब, थर्ड प्रेगनेंसी में गई तो चलो रुबेला तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ गई, अब जनाब उसको साइटोमेगालोवायरस हो गया। तो ये इस तरह से 1 बाय 1 भी तो आ सकते हैं। अगर कोई स्मार्ट कैंडिडेट है तो टॉर्च की जस्टिफिकेशन वो दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 100% एग्जामिनर जो सीपीएसपी के हैं उनको किसी ने ये बता दिया है कि टॉर्च जो है वो नॉन रिकरेंट है, और एक ही पेशेंट में सारे के सारे एक ही दफा होंगे, इसलिए दोबारा कोई भी नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो ये कंट्रोवर्सी अपने लिए क्रिएट ना करें। मैं चाहती हूँ आप लोग पास हो एग्जाम में। तो अगर आपका प्लान ही टर्मिनेशन है तो आप बोल दें कि मेरी करंट प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में टॉर्च का कोई रोल नहीं है। हाँ, इसकी रिकरेंस में, या अगर पेशेंट इंटरेस्टेड है कंटिन्यू करने के लिए, या पेशेंट इंटरेस्टेड है डायग्नोसिस के लिए, तो मैं ये करवा लूंगी और आई विल एक्सप्लेन देम कि ये कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है, हॉस्पिटल जो है टर्शियरी हॉस्पिटल में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कॉस्ट पता मतलब करनी अगर है जैसे तो खुद पेशेंट इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहती है कि उसके बार-बार ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, बिल्कुल आप केरियो भी कराते हैं, आप बच्चे की साइटोजेनेटिक एनालिसिस भी कराते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, डॉक्टर थी, उसका हुआ था इस तरह, ट्विन थे, तो उसने सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी। हालांकि वो अपने पेशेंट में कभी भी नहीं रिकमेंड करती, बट शी कैन अफोर्ड, शी रियली वाज वरीड कि शी वांट टू नो द कास्ट क्या हुआ मुझे। अगर आपका जैसे पेशेंट ऐसी ही कहे मुझे सिचुएशन। डायग्नोसिस चाहिए तो फिर तो आप टॉर्च कराओगे ना, फिर तो आप केरियो भी कराओगे, फिर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। अगर आपका पेशेंट कहता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड, और 90% पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड, वो तो ब्लड तक लेके नहीं आएंगे आपके पास। और एग्जाम में जितने भी आते हैं वो प्राइवेट सेटअप से नहीं आते, मोस्टली दे कम फ्रॉम टर्शियरी केयर, और वही आते हैं जिनको 200-300 रुपए देके पहला फुसला के लेके आया जाता है। अदरवाइज थोड़े बहुत अच्छे होते हैं वो तो कभी नहीं चाहते कि उनको बार बार कोई एग्जामिन करे। तो आपके पास जो मेजोरिटी आने वाली है वो तो टॉर्च केरियो कभी नहीं कराएगी,
तो अच्छी बात ये है। तो ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन आप कहें कि आई विल डिस्कस विद माय पेशेंट इफ दे कैन अफोर्ड, however it is not going to impact this pregnancy management, क्योंकि she already have given consent for termination. ओके, सही। ठीक है। और देखो, अगर एज ऑफ वायबिलिटी अचीव हो गई है तो फिर खुद टर्मिनेट मत करें, फिर आप दूसरे कंसल्टेंट को भी इन्वॉल्व करें। ठीक है। तो टर्मिनेशन बेसिकली आपका अपना मसला नहीं है, आप तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हल करना चाहते हो ना। बच्चे में क्या मसले चल रहे हैं वो तो पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट लोगों का मसला नहीं है। क्या ख्याल है? तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिव्यू, हम पेड्स रिव्यू से मुराद यही है कि आफ्टर 24 है तो पेड्स वालों का ले लें, बिफोर 24 वीक्स है तो जेनेटिस्ट चूंकि अवेलेबल नहीं मतलब होते। आफ्टर 20 वीक्स मैम हम पीड्स रिव्यू लेंगे, बिफोर 20 हमने वीक्स तो नहीं बेसिकली हर एक में पेड्स रिव्यू लेना है, क्योंकि हमारे पास जेनेटिस्ट नहीं होते। पीडियाट्रिक जेनेटिस्ट अलग डोमेन है, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो न्यूनेटोलॉजिस्ट भी नहीं है। ठीक है, पीडियाट्रिशियन है। तो आप कहते हैं कि पेड्स रिव्यू ठीक। मैडम हमारे पास फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट तो होती हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो हम नहीं कह सकते कि हम उनका इनपुट लेंगे? बिल्कुल लेंगे। आपने हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करनी है नॉर्मलस बच्चे में। हु यू आर टू टर्मिनेट। आप तो प्रेगनेंसी कैसे चलेगी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इन चीजों को देखने के लायक है ना। आप इस पे कैसे कमेंट कर सकते हो इसको ये सिंड्रोम है, उसको वो सिंड्रोम है। बच्चा तो आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है कभी? तो फिर आपकी डोमेन नहीं है। आप हमेशा सेफ साइड पे MDT इन्वॉल्व करें। मैनेजमेंट पॉइंट्स यही हैं, बस पॉइंट्स बता रही हूँ। कंप्लीट केस हम एडवांस सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। मैनेजमेंट की पॉइंट्स ये होती हैं कि सबसे पहले आप कहें कि आप देखें कि मैंने नॉर्मल स्कैन मांगा था, मुझे नहीं मिला, मैंने इको मांगी थी, मुझे नहीं मिली, या मुझे डेटिंग नहीं मिला, या मुझे डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, लेट्स सपोज CBC नहीं मिली, तो अपना वर्कअप कंप्लीट कराएंगे। बिफोर गोइंग टू मैनेज आई वुड लाइक टू हैव कंप्लीट माय मिसिंग इन्वेस्टिगेशन, काइंडली प्रोवाइड मी दीज। और अगर एग्जामिनर आपको प्रोवाइड नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज दिस पेशेंट। फिर आपने क्लिनिकली मैनेज करना है। जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज में मोस्ट कॉमन नॉर्मली कौन सी होती है? कार्डियक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, और अगर पेशेंट आपको क्लिनिकली पेल लग रहा है और सिम्टोमेटिक है, तो बस आप बता दें अप्रॉक्सीमेटली HPV इसकी जो है 4-5 है, सिम्टोमेटिक है, मैंने ट्रांसफ्यूजन इसी बेस पे कर देनी है ना। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो आप कोरिलेट करोगे कि मैडम क्लिनिकली मेरी पेशेंट के ये हालात हैं, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोबेबली विल कोरिलेट विद दिस HP। ठीक है। एंड इफ दिस इज HP देन आई विल ट्रांसफ्यूज हर। तो इस तरह लॉजिकली अच्छी बातें करनी है। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब अच्छी बात है नहीं मिली। ठीक है। क्लिनिकली मैनेज करो, एक्सप्लेन करें जो भी इसको डायग्नोसिस है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करें। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मतलब ये आई तो नॉर्मलस फिटस के साथ है, बट इसमें एनीमिया था, UTI था, शुगर ज्यादा है, वो तो आपने कंट्रोल करनी है ना, तो वो नहीं भूलना आपने। ठीक है। फिर आपने उसका प्लान डिस्कस कर लिया, शी वांट टू कंटिन्यू और नॉट, और मैक्सिमम विल टर्मिनेट। ठीक है। अच्छा, एमनिसेंटिसिस स्टेरियोटाइपिंग के लिए हम कराते हैं यूजुअली, और वो तब कराएंगे इफ यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है। और टॉर्च भी तभी कराएंगे। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि बच्चा जिंदा है और 20 वीक के बाद है, तो लाइकली फिटोसाइड होनी चाहिए, हम नहीं करते अलग बात है, बट इफ समवन विल आस्क योर वर्डिक्ट, तो टर्मिनेशन से पहले बच्चे की फिटोसाइड होनी चाहिए। ठीक है, बाय लॉ। ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अदर ऑब्वियसली आप नहीं करते, बट ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। केसीएल डालना है, केसीएल डालना है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, तो रेडियोलॉजिस्ट को भेजें, वो नीडल गाइड करके अल्ट्रासाउंड के अंदर डाल देगा। ठीक है। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा, टर्मिनेशन कैसे करनी है, असल मुद्दा ये है। ठीक है। व्हाट इफ कंपैटिबल विद लाइफ हाइड्रोकेफलस। अब ये मसला होता है, सिर्फ आइसोलेटेड हाइड्रोकेफलस है ना, एनॉमली स्कैन ठीक है, एको भी ठीक है, सिर्फ आइसोलेटेड है, और अब एज ऑफ वायबिलिटी भी क्रॉस हो गई है। ठीक है। और बहुत कम हाइड्रोकेफलस है, तो पेशेंट से आपने 1-to-1 डिस्कस करना है कि ये हाइड्रोकेफलस अभी से माइल्ड है तो प्रोबेबली ये एक्सीड करेगा। ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि जब ये एक्सीड करे तब हमें टर्मिनेट करना पड़े। इसमें भी पेशेंट की विशेस को पहले रखेंगे ना, कि वो चाहती है इसको कंटिन्यू करके। तब आप लेकिन होता ये है, हाँ, होता ये है कि अर्ली हाइड्रोकेफलस आ जाए तो लेस लाइकली है कि वो बच्चा जो है वो सही रहे।
वो दरमियान में प्रोग्रेस करता है, कॉर्टिकल थिकनेस इतनी कम हो जाती है, टर्मिनेट करना ही पड़ता है। तो उसको आईना दिखा दें तो बेहतर है, लेकिन अब भी बस जिद है तो ठीक है, क्योंकि कंपैटिबल विद लाइफ है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कॉर्टिकल थिकनेस के साथ, उसकी ग्रोथ स्कैन्स के साथ। अच्छा, एंड इफ शी वांट टू हैव गुड आउटकम देन सर्वेलेंस एंड रूट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अगर लाइक हाइड्रोकेफेलस में सर्वाइवल चाहिए तो आप बायोफिजिकल बीपीडी देखिए। बीपीडी 100 से कम है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, इससे ज्यादा है तो बेहतर है सिजेरियन सेक्शन करें। और एक रूल ऑफ थंब है कि हाइड्रोकेफेलस में, ठीक है, सेफेस्ट रूट ऑफ डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस इज सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, लेकिन फिर भी बीपीडी देख के, अगर बीपीडी देखो हाइड्रोकेफेलस से बीपीडी 96 का है तो वो डिलीवर हो सकता है, डिलीवरी पेशेंट मल्टी है और प्रीवियस मोर डिलीवरीज हैं। ठीक है, प्रीवियस कार की बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैनेजमेंट के मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं, लेकिन प्रॉपर केस के साथ आपको दोबारा से अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, पोस्ट नेटल इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं। ठीक है, पोस्ट नेटल इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है? ये टॉर्च वगैरह मतलब करवा सकते हैं उसका, अगर ब्लड शुगर, GTT, ये ब्लड blood शुगर, sugar GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रिकन्फर्म कर लेंगे क्लिनिकली। तो आपने कह दिया HbA1c, क्योंकि है, बिल्कुल मैम HbA1c HbA1c भी हो सकती है। वो तो अगर नॉन डायबिटिक सीबीसी होगी करवाएंगे, देखो, मेरी सीबीसी बात सुनो। करवाएंगे। अगर पेशेंट 24 वीक पे आ जाए और HbA1c ज्यादा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको क्रोनिक डायबिटीज है। वो तो पिछले 8 से 12 हफ्ते की बता रहा है, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हमें पता ही नहीं चला ना। 24 वीक पे अगर आई है, 26 पे अगर आई है, ठीक है। तो अभी आपने क्लिनिकली प्रूव कर दिया कि पेशेंट सिम्टम्स थे डायबिटीज के प्रायर टू कंसेप्शन, पिछला बच्चा मैक्रो है, बोल दिए ये प्रेगनेंसी में लाइकली इट इज क्रोनिक डायबिटीज, हाउएवर आई विल कंफर्म इट आफ्टर डिलीवरी एट 6 वीक्स। तो अब ये बात नहीं भूल जानी कि बस ठीक है डिलीवर हो गया घर भेज दिया। आपने इसको पोस्ट मेडिकल इन्वेस्टिगेशन भी ऑफर करनी है। ठीक है, कंफर्म करना है अपना मोहम्मद अली, डायबिटीज। अगर इसको बायोजिटिटी HGDM निकलता है यारी भैया भेजेंगे तो फिर ये अगेन रिस्क पे है 50% क्रोनिक डायबिटीज के। अगर क्रोनिक डायबिटीज निकलता है तो फिर इसको अपने फिजिशियन के पास रेफर करें। ठीक है, मैम और रिकरेंस भी है, कॉन्ट्रासेप्शन का भी इसको बताना है। कॉन्ट्रासेप्शन का भी बताना है। अगर लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है तो सप्रेशन का भी बताना है। मैम 6 एक्सक्यूज वीक्स मी में मैम, हमने मतलब ओजीटीटी 6 वीक करवाना पे है हमने या ओजीटीटी करवाना है HbA1c? या सेम क्वेश्चन? हाँ जी, OGTT कराना है आपने। और अगर 13 वीक्स पे आती है, लेट आती है, तो आप HbA1c भी करा सकते हैं। तो ये एक बोल ना भाई दो जनरल रिव्यू था एनॉमलेस दोस्तों फिटनेस का। अब कुछ टेम्पलेट्स हैं, एनॉमलेस फिटनेस से बता दिया है कि IUGR भी साथ ही कर लें। ठीक है, 140 video, 150 video, अच्छा ये बस एक क्विकली मैं ना आप लोगों को करवा रही हूँ IUGR का। ठीक है, और इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म और आई विल असाइन सर्टेन होमवर्क्स एट टेलीग्राम जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे। अगर आप नाइसली कर सके ठीक है, नहीं कर सके अगेन उस पर क्लास हो जाएगी। ठीक है, सो ये बायोडाटा का पैकेज है, ये आपको पता है। जैसे लेट्स सपोज पेशेंट 7 मंथ्स पे अनशूट अपडेट के साथ आ गई है, डिक्रीज वाटर है अराउंड बेबी और बायोप्लेस पहले जो है वो उसको पता चला है इस बात का, और अब ये वर्कअप एंड एवैल्यूएशन के लिए एडमिट हुई है। ठीक है, तो HOPI पे जो चीज़ें हैं वो देख लें। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में रूटीन की बातें तो आपने पूछनी ना। प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस थी, प्लान्ड थी? ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे होगी? नाज़ वोमिटिक का क्या स्टेटस था? अल्ट्रासाउंड हुआ, उस पर सिंगल थे, ट्विन थे, अलाइव थे? ठीक है, फोलिक एसिड लिया नहीं लिया, कब तक लिया? टॉर्च के सिम्टम्स पूछ लिए। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में रूटीन के
फेटल मूवमेंट्स पूछ ली, नॉर्मल स्कैन पूछ लिया ना, एनीमिया डायबिटीज का पूछ लिया, फेटल किसी हद तक एनॉमलस फीटस की जो डीडीज थी ना वो सारी की सारी आईयूजीआर की भी है, क्योंकि जो ये बच्चे एनॉमलीज होते हैं उनमें ग्रोथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। लेकिन एक मोटा मोटा सा एक ना मेरा क्लिनिकल जो है एक्सपीरियंस है कि आईयूजीआर के साथ अगर ओलिगो है तो ये प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की तरफ जाता है, आईयूजीआर के साथ अगर आ गया पोली तो फिर ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है, ठीक है। स्लाइड खत्म हो गई है, मैं लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था और लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है। तो बोलना कैसे है डीडीज को? जी जी, क्या बोला है चैट बॉक्स में? ये निमोनिक्स जो है मैं आपको भेज दूंगी अलग से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, और निमोनिक्स अच्छे वही होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, वरना एग्जाम में भूल जाते हो, फिर तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल होता है। निमोनिक तभी इस्तेमाल करो जब इनकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो मैम डीडी में जब हम बोलेंगे तो फर्स्ट जो हमारा प्रोविजनल डायग्नोस का पहले तो वो बोलेंगे ना डिफरेंशियल्स में। अच्छा, जो प्रोविजनल कहते हैं ना, प्रोविजनल से मुराद वो होता है जो आपका मेन डायग्नोसिस, इट्स जो इसको मतलब कहते हैं हमने अपने प्रोविजनल, माइंड में बना लिया है। ठीक है। अच्छा, आईयूजीआर की टेम्पलेट सुन लो, और आई विल send this screenshot as well at Telegram. My patient reported that her tummy. एक मिनट। तो जाना चाहिए। अब मसला ये है कि लैपटॉप से आप मोबाइल में आएगा नहीं, क्योंकि लैपटॉप तो कनेक्ट ही नहीं है वाईफाई से। चलो सुन लो ध्यान से, ठीक है, और स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। Template for IUGR. My patient reported that her tummy size is not growing as per her duration of pregnancy. She first noticed that difference in her 7th month of pregnancy. ठीक है, तो ये आपने उसकी आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा। फिर आपने उसकी डीडीज रूल आउट करनी है कि अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज हाइपरटेंसिव एंड टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव फ्रॉम 1 month. शी गिव्स नो हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर साइकिल, मतलब मिस्टेकन डेट्स नहीं है। She clearly remembered her last menstrual period. नो हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, इसका मतलब है कि लीकिंग रूल आउट हो गई। नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, मतलब अब्रप्शन रूल आउट हो गई। हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो खैर है। नो हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑटोइम्यून कंडीशंस, थायराइड, एनीमिया, ड्रग अब्यूज. No history is not suggestive of flu, fever, rash, although she gives no history of varicella exposure and rubella vaccination. Her marriage is consanguineous, but she gives no history of anomalies in her family. तो आपने जो है इस तरह से सारी डिटेल्स को रूल आउट कर दिया। अगर टाइम कम है तो आप बजाय इसके कि आप बोलो कि पोलीयूरिया, फेजिया, डिप्सिया नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज। तो एग्जामिनर कहेगा हाउ, तो फिर आप बोलो मैंने उससे ये कंप्लेंट्स पूछी और उसने उसको नहीं है, तो इट्स मीन हिस्ट्री जो है वो डायबिटीज को सजेस्ट नहीं कर रही।
ठीक है, ये जो है टाइम कम हो आपके पास तो ये आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने बोला अभी टेम्पलेट, ये हम एंड पे जब उसे समरी बताएं, उन्हें एग्जामिनर को समरी बताएंगे तब बोलेंगे ना ये? हाँ जी, सॉरी बच्चों। चलो, काफी लोड शेडिंग का मसला हो रहा है, फिर ये स्लाइड्स में शेयर ही कर देती हूँ, और जो आपकी क्वेश्चंस क्यूरीज हैं वो फिर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? जी, ठीक है मेरी सारी बेसिक क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है एंड दे विल बी अवेलेबल टिल योर एग्जाम, ठीक है? ओके। तो फीटल मेडिसिन में बेसिक दो ही चीजें आती हैं, एनॉमलीज और IUGR, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं फिर। ये नादिया ने एक क्वेश्चन किया था कि टेम्पलेट कहाँ पे लगाना है, समरी के अंदर लगाना है या HOPI में शुरू में लगाना है? टेम्पलेट समरी में लगाएंगे ना मैम? अभी आपने बताया शायद। जो IUGR का? हाँ जी, अभी जो मैम ने बोला है ना, ये इसका एनोमलस बेबी का टेम्पलेट। देखो मैं बताती हूँ। अब आपके पास ना एक पेशेंट है जिसको एनीमिया है, जिसका बच्चा एनॉमलस है, जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर भी है, जिसके 4 ऑपरेशन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम इसको प्रेजेंट करोगे तो आप 8 मिनट में नहीं करोगे, आप 18 मिनट में भी नहीं कर पाओगे, यही होगा ना? और अगर आप 18 मिनट में करोगे भी तो आप जो बातें कहने वाली है वो नहीं कहोगे। तो करना क्या है कि हम इन कंडीशंस को बोलने के लिए पहले से ही टेम्पलेट बना लेंगे कि एनीमिया की ये टेम्पलेट है, हाइपरटेंशन की ये है, डायबिटीज की ये है, प्रीवियस कार की ये है, और वो आपके अपने ही वर्ड्स होते हैं जो आपने फ्रीक्वेंटली बोले हुए होते हैं। तो एग्जाम में आप इतना फ्लो में इनको बोलते हो, ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं आते, ठीक है? काम की बातें भी सारी इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, क्योंकि आपने यस और नो करके मॉडिफाई करना है ना, तो आप 8 मिनट में इनको बोल भी सकते हो। तो दीज आर एक्चुअली शॉर्ट कीज कह दो या मैं उनको टेम्पलेट कह देती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल आपको IUGR की बोली, ठीक है? अब IUGR की टेम्पलेट आधी थी, उसमें हमने DDs को रूल आउट किया था सिर्फ, तो उसमें तो और भी चीजें आएंगी, जैसे कि to rule out complication we will add this template कि my patient gives no history of decreased vital movements, pain abdomen and increased frequency and burning of micturition, ठीक है? ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कह सकते हैं? Her anomaly scan done at 20th week, it was told normal to her. At recent most ultrasound scan, she was informed that reduced baby growth है and reduced water around baby, ठीक है? She gives history of a colored and expensive scan for fetus well-being, but she don't know about the result. 2 doses of steroid, yes, 2 doses of some medicine intramuscularly has been given in hospital, ठीक है? अगर आपको लगता है कि वो सजेस्टिव ऑफ स्टेरॉइड है तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 2 doses of steroid for lung maturity given in hospital stay. However, further plan about her presenting complaint, mode and time of delivery she don't know, ठीक है? तो ये जो है ये बातें आप भी करते हो, बट मैंने क्या किया है कि इनको बहुत नाइस में ऑर्गेनाइज करके लिख लिया है। एग्जाम में जाने से पहले 5 दफा मैं इनको रिहर्सल मैंने बोला ही है कंप्लेंट रिड्यूसिबल मूवमेंट्स की, तो यहाँ से मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगी ना, शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ रिड्यूसिबल मूवमेंट्स, तो इसको मैं मॉडिफाई कर लूंगी, ठीक है? तो ये जो 2 वीक्स हैं इसमें हमने सिर्फ टेम्पलेट सेट करनी है और इंशाल्लाह एग्जाम में मसला नहीं होगा। ये मैं आपको भेज दूंगी रिड्यूसिबल मूवमेंट्स की भी, IUGR की भी। मैम HOPI में टेम्पलेट लगाएंगे ना, कंफर्म हो गया ना? ऑब्वियसली सारी गेम HOPI की HOPI में लगानी है, और हमारे पास है ही क्या? मतलब सब चीजें HOPI में आ जानी चाहिए, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे हम HOPI में बता दें। देखो एक पेशेंट कहती है मुझे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है,
ठीक है। अब उसकी डीडीज में क्या कुछ आता है, एंडोमेट्रियल सीए, पोलिप, बेनाइन कंडीशंस, सर्वाइकल सीए, यही चीजें आती है ना, एचआर डिलीरिया, एट्रोफी हो गई। अच्छा, तो आपने इसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को एक्सप्लेन करना शुरू किया, और जब आप पहुंचे सर्वाइकल कैंसर एक्सक्लूड करने के लिए, तो आपने वहां बोल दिया कि मेरी पेशेंट जो है वो स्मोकर है, ठीक है, वो कन टेकर है, या उसका पैप स्मेयर कभी नहीं हुआ, उसकी सेकंड मैरिज है, हर हस्बैंड एंड शी इज हैविंग मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आप यही बोलोगे ना, या आप जाओगे नहीं मैंने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में पूछना है ये बातें, या मैंने कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री गायनी में जाके लेनी है पैप स्मेयर की, या कॉन्डम यूज नहीं हुए, क्या ख्याल है? तो जो चीफ कंप्लेंट है वन पे, उसकी डीडीज रूल आउट करनी है, और उसमें जो क्वेश्चन पूछने हैं वो हिस्ट्री के कहीं भी जगह पे हो, आपने खींच के ना उसको वहां ले आने हैं, ताकि चीजें रेलेवेंट लगे, ताकि एग्जामिनर को ये ना फील हो कि आप पैप स्मेयर, स्मोकिंग या कॉन्डोम्स का जाके सिर्फ गायनिक हिस्ट्री में एज ए रूटीन पूछ रही है, बल्कि उसको पता हो कि आप इसको रूल आउट कर रही हैं कि ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का केस है, और एचओपीआई में ही बता रही है, ठीक है। लेकिन आई कैन फील ये चीजें बहुत जो है डिफिकल्ट है आपको लोगों के लिए, ग्रेजुअली यू विल लर्न, ठीक है, कभी स्टार्ट नहीं होना। मैम पहले से बहुत बेहतर मतलब अब हो गया, इजी लगता है, इजी लगना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, बहुत आप ये शुक्रिया आपका। मैडम आप ये कह रही हैं कि हम क्वेश्चन किसी अगर कोई क्वेश्चन हम मिस करते हैं वो हम कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम उसको बताने के वक्त में हम उसी जगह पे बताएं एचओपीआई में जहाँ पे वो एग्जैक्टली जहाँ वो रेलेवेंट है, ठीक है। तो मतलब एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि हम इतना जैसे मर्जी लो, बट सुनाते हुए वो जो है ऑर्गेनाइज, तो वो मतलब एग्जामिनर करेगा जिसको पता होगा। तो एग्जामिनर ये नहीं नोट करेगा कि हमने नहीं देखता, नहीं, वो नहीं देखता, वो देखता है ये नहीं कि पेशेंट को गलत एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। पहले के 30 मिनट आपके हैं, आप जैसे मर्जी यूज करें। अब गायनी के पेशेंट में मैं आपको हमेशा कहती हूँ 11 मिनट की हिस्ट्री लेनी, पहले आपने 4-5 मिनट में एचओपीआई पूछिए, बाकी उसको एग्जामिन करो, एग्जामिन करने के बाद फर्दर क्वेश्चन पूछो, क्योंकि गायनी में एग्जामिनेशन से बनती है ना लेडीज ज्यादातर। मैम ये एग्जामिनर प्रीवियस तो नहीं रिकॉर्डिंग कहेगा से कि मैं काम आपने तो एग्जामिन कर लिया तो आप क्यों क्वेश्चन पूछ रही हो, बल्कि उसको पता होगा ये स्मार्ट कैंडिडेट है। इंशाल्लाह मैम, अल्लाह करे हमारी सही हो जाए इंशाल्लाह। अब देखो आज के केस बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं आप। मैम ये रिकॉर्डिंग से मैं कहाँ से मिलेंगी? मैंने आज ज्वाइन किया है, लाइब्रेरी में मिल जो जाएंगे प्रीवियस आपको। क्लासेस थी लाइब्रेरी में। ओके थैंक यू। अच्छा, आज के केस में किसी ने मुझे कहा कि एपीएलएस का पूछना है या नहीं पूछना, तो मैं उसी को ना नोट कर रही हूँ। आपने पेशेंट से हिस्ट्री पूछ ली, आपने एपीएलएस का नहीं पूछा। अब आप शुरू के ही 30 मिनट में आपने इन्वेस्टिगेशन मांगनी है ना, हिस्ट्री एग्जामिन करने के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन मांगी, और अल्ट्रासाउंड पे एग्जामिनर ने कहा हार्ट ब्लॉक्स हैं। अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, शुरू के 30 मिनट आपके हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन जल्दी मांग ली, आपके पास 4 मिनट बच गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात है तो आप जरूर जाएं पेशेंट के पास, अब पूछ लें एपीएलएस का, ठीक है। आपको लगता है एनीमिया है, बट एग्जामिनर ने इन्वेस्टिगेशन दी और एमसीवी ज्यादा आ गया। आप तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सोच रहे थे, बट एमसीवी ज्यादा आ गया, आप भूल गए फोलिक एसिड का भूल गए या थायराइड का भूल गए। तो एग्जामिनर से कहीं मैडम मेरे 2-3 मिनट बचते हैं, कैन आई गो बैक टू माय पेशेंट, आई कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। आप पूछ लें उससे, भाई बहन तुम्हें मिर्गी तो नहीं है, दवाइयाँ तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं करती, गिलड़ का मसला तो नहीं है, फोलिक एसिड क्यों नहीं खाया, खाया है तो कब तक खाया है और क्यों नहीं खाया, और उससे कोई मसला तो नहीं हुआ, और मे भी खाया भी हो लेकिन सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां वो इस्तेमाल नहीं की, इस्तेमाल की हैं तो बहुत ज्यादा पकाई तो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ के आ जाए। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्यों है इसको एमसीवी ज्यादा, मैक्रोसिटिक एनीमिया ना, देन यू विल टेल कि पेशेंट ने फोलिक एसिड इस्तेमाल नहीं किया या उसका कुकिंग स्टाइल अच्छा नहीं।
बट ये बातें तो आपने इन्वेस्टिगेशन पूछने के बाद जाके पूछी है पेशेंट से, क्योंकि इसलिए पूछी है कि शुरू के 30 मिनट आपके हैं, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, इवन आफ्टर एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हो, इवन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन भी पूछ सकते हो। ठीक है। अब मैम मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जैसे हमने हिस्ट्री ले ली सारी, ठीक है, और हिस्ट्री लेने के एग्जामिनेशन सब कुछ कर लिया ना, तो उसके बाद एग्जामिनर से हम इन्वेस्टिगेशन मांगेंगे कि किस वक्त मांगेंगे? देखो मैं दोबारा बताती हूँ, आप के पास जो है आपका पूरा एग्जाम है 60 मिनट का, ठीक जी है, और इसको डिवाइड किया गया है 30 मिनट्स में। शुरू के जो 30 मिनट हैं उसमें आपने 11-12 मिनट पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो यूजुअली, और 10 मिनट में एग्जामिन कर लेते हो, 22 मिनट हो गए। 3-4 मिनट में इन्वेस्टिगेशन पूछ लेते हो, ठीक है, 27 मिनट हो गए, और बाकी के 3 मिनट में अपनी समरी रिस्पेक्टर्स लिख लेते हो, ठीक है। अगर कुछ पूछना है मजीद पेशेंट से वो पूछ सकते हो। नहीं, अब ये जो पहले बैच आपने में अभी ये एक सेंटेंस, सॉरी मैम, आपने ये भी बोला कि 3-4 मिनट में आपने इन्वेस्टिगेशन ले लेती है, ये इन्वेस्टिगेशन पेशेंट से कहेंगे कि क्या कुछ कराया तुमने, कि वो नहीं नहीं एग्जामिनर से नहीं तो नहीं नो कहेंगे? नो, नहीं पेशेंट से पूछनी है इन्वेस्टिगेशन। जो अच्छा, पेशेंट से सॉरी पूछनी है, सॉरी ठीक। नहीं, पेशेंट से नहीं पूछनी, सॉरी सॉरी, एग्जामिनर से अरे, पूछनी है कि मैडम अच्छा, बेसलाइन बता दें, और इसकी ये ठीक है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे डायबिटीज की पूछनी है, या फीटल इन्वेस्टिगेशन, डेटिंग स्कैन और सारे स्कैन, ये पेशेंट से नहीं पूछते हैं, ये आपने ठीक है, एग्जामिनर से पूछनी है। पेशेंट से आप सरसरी पूछते हो कि 24 घंटे का पेशाब जमा कराया है, शुगर ब्लड के टेस्ट हुआ है, आंखों का मुआयना हुआ है, दिल का कोई हुआ है, बता दे तो उसकी मेहरबानी, नहीं है तो हम उसको मैनेजमेंट में डाल देंगे। ठीक है, सही। ये पहले के 30 मिनट हो गए। हमारे हाँ, हमारा जो स्टेप 3 है उसमें यही तो है कि हमने डीडीज पूछ लेनी है, और 2 में जो हमारा प्रोविजनल था उसके रिस्पेक्टिव पूछ के थर्ड स्टेप पे हमने सारा वर्कअप पूछना है, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी आ गई, मॉनिटरिंग भी आ गई, पेशेंट विशेस भी आ गई। सही, ठीक है, वो हिस्ट्री में ही पूछ ठीक, लेना है, जो 11-12 मिनट में हिस्ट्री ली है ना, रेलेवेंट जी जी, इन्वेस्टिगेशन वर्कअप, उसमें पेशेंट से पूछ लिया है। जो ठीक है, एग्जामिनर मतलब से इन्वेस्टिगेशन पूछनी है वो तो बहुत डिटेल में पूछनी है आपने, सही है, और ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन की अलग से क्लास लूंगी कि बेसलाइन कैसे पूछनी है, क्या देखना होता है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है और क्या देखना होता है। ठीक है, सही, ठीक है। चलो बच्चों अब सेशन एंड करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच इसका मैम। फीडबैक दे दीजिएगा। डॉक्टर होमवर्क क्या दे दीजिएगा? मैम ये हिस्ट्री लिखनी है? होमवर्क में देती हूँ टेलीग्राम पे।